कई बार हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो मीटिंग में जो बैठा था वो कौन था, वो किस ऑब्जेक्टिव से बुलाया गया था, वो स्टेक होल्डर कौन था। कई बार हम बाहर से पूछते नहीं है कि हाउ विल यू गो अबाउट बाइंग अ प्रोडक्ट लाइक अस। वंस एन अकाउंट इज ऑलवेज एन अकाउंट। एक बार अगर आपने रिश्ता बना लिया वो आपको अलग अलग फॉर्म में नजर आएगा। अगर मेरे को एक चीज को शुक्राना अदा करना हो तो मैं शायद की अकाउंट मैनेजमेंट की समझ को करना चाहूंगा। एक क्लाइंट रिलेशनशिप जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, जहाँ से शुरुआत नहीं हो रही थी, बहुत लंबे समय बात नहीं हो रही थी, और मुझे बातचीत के दौरान हस्बैंड एंड वाइफ के साथ ये पता चला कि उसकी वाइफ को सोनू निगम बहुत अच्छा लगता है, और वो कॉन्वर्सेशन शायद उस वक्त वो रेडी नहीं थे हमारी सर्विसेज को लेने के लिए। और मैंने पेटीएम इनसाइडर पर जाकर उनके लिए एक टिकट बुक कर दिया और मैंने कहा व्हाई डोंट वी कैच अप। और वो डिस्कशन, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था वहाँ से, जब हम बाहर निकले एक जगह पर बैठे, डिनर किया और उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन क्लोज हुआ। उसने हमें 1 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया उस एक कॉन्वर्सेशन में। ऐसे समझ ले कि एक तराजू है तो उस पर 4 पैरामीटर्स हैं, प्राइस है, रिस्क है, टाइम है और हैसल है। ठीक है। अगर ये चारों फैक्टर्स दिखाई देते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हो कि इस आदमी को मैं नर्चर कर सकता हूँ, इस आदमी को, इस क्लाइंट को मैं नर्चर कर सकता हूँ, इस क्लाइंट को मैं लेके आगे बढ़ सकता हूँ और बड़ा की अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक उसकी डीप समझ नहीं आएगी तो वो बैक एंड फोर्थ प्ले नहीं कर पाओगे आप। एवरी सीईओ, एवरी फाउंडर इज अ सेल्समैन। सबसे पहले तो अपने ख्वाब बेचता है। हर बार ना है, हर बार नो है। विथ मी टुडे इज डॉक्टर अक्षय सेठ, a close friend, an ally. So with his experience of over 30 years of his working, you will see इस कॉन्वर्जेशन में कितनी डेप्थ होगी, और उस डेप्थ को समझने के लिए लेट्स वॉक ऑन, स्टार्ट विथ डॉक्टर अक्षय सेठ। Sales is dead. People are saying sales is dead. All right, marketing is taking over sales, and हर बंदा मार्केटिंग के पीछे पड़ा हुआ है। हर बंदा सोशल मीडिया चाहता है, रील्स चाहता है, बट क्या रियल ह्यूमन कॉन्वर्जेशंस, रियल सेल्स कॉन्वर्जेशंस खत्म हो गए? आज ग्रोथ सिंप्लीफाइड में जो हमारे साथ है वो इसी चीज पे बात करेंगे। हमें बताएंगे कि वो रियल कॉन्वर्जेशंस कितने इंपॉर्टेंट है। प्री पॉडकास्ट जब उनसे बात हो रही थी तब ये समझ में आया कि जब तक आप वो रिलेशनशिप्स नहीं बनाते आप कोई भी की अकाउंट का काम कर ही नहीं सकते। सो टुडेज सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स इज की अकाउंट मैनेजमेंट। Every CEO, every founder, every director, every sales leader is wanting to build some fantastic relationships with the key potential customers that they have. कैसे किया जाता है? क्या किया जाता है जब आप अच्छा रिश्ता बना पाते हो? क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्या ये सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में है? क्या ये सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट फिट है? क्या ये सिर्फ ट्रांजैक्शन है जिस वजह से पैसे बार बार आएंगे, या उससे कुछ डीपर है? आज समझते हैं डिटेल में। इफ यू आर अ सीईओ, इफ यू आर अ फाउंडर, इफ यू आर अ डायरेक्टर, इफ यू आर अ स्टार्टअप फाउंडर, ओके, एंड यू वांट दोस की अकाउंट्स टू कम इन योर किटी, एंड सो दैट यू नो द मनी churns, this is a podcast that you should definitely listen to. Hi, my name is Dr. Yogesh Pawar, and today we are in the next episode of Growth Simplified. With me today is Dr. Akshay Seth, a close friend, an ally, a business partner, and more importantly, a talented human being who has been able to drive sales in various organizations. With his experience of over 30 years of his working, you will see इस कॉन्वर्जेशन में कितनी डेप्थ होगी, और उस डेप्थ को समझने के लिए लेट्स वॉक ऑन, स्टार्ट विथ डॉक्टर अक्षय सेठ। सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स योगेश। एंड आई थिंक दोस्ती यारी तो है 15, 16, 20 साल की, बट आज हम फॉर्मल बात कर रहे हैं ना। आज हम बात कर रहे हैं उस ऑडियंस के लिए जो ड्राइव करना चाहती है अपना सेल्स, जो उस सीईओ के बारे में सोच के बात कर रहे हैं जो अपनी सेल्स टीम को एक दिशा में लेके जाना चाहता है, उस फाउंडर के बारे में बात करना चाहते हैं जो कोशिश कर रहा है कि उसका बिजनेस एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे, और विदाउट सेल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड हेंस वो जो नुआंसेस हैं, वो जो डिटेलिंग है कि क्या आदतें होनी चाहिए, किस तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए टिपिकली की अकाउंट्स मैनेज करने के लिए, राइट? सो
But before that, let the audience know a little more about you. Well, I can speak hours about it, but I think the key factors of your entire career and how you landed up becoming a senior consultant in the country today, and why this nation and what happened. So your story, go ahead. So, first of all, thank you. And thank you for starting Growth Simplified. मेरे को ऐसा लगता है कि देश को, फाउंडर्स को, सीईओज को ये समझने की ज़रूरत है कि हम सबको जो जोड़ता है वो एक कॉमन वर्ड है, ग्रोथ. और इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. प्लेजर. अपनी स्टोरी का अगर मैं शुरुआत करूं तो बहुत ही छोटे शहर से एक स्टोरी शुरू हुई. आई थिंक आई वाज बोर्न इन अ सिटी कॉल्ड बरेली इन यूपी. ओके. शुरुआत के 18 साल माय फादर वाज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो शुरुआत के 18 साल एक केयरलेस लड़के की तरह शुरुआत हुई, जिसको शायद ये भी नहीं पता था कि छत कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, घर कहाँ से आ रहा है. मस्ती करने वाला आदमी, यारों का यार, दोस्ती करने वाला आदमी. और उसके बाद आई थिंक टर्निंग इवेंट वाज 1998 इज़ व्हेन आई लॉस्ट माय फादर. और उस इवेंट के बाद मेरे को ऐसा लगा कि शायद पहली बार शायद एहसास हुआ, अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप की बात तो अब हम करते हैं, लेकिन पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी में जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है. और 1998 से जो वो लड़का भागना शुरू हुआ वो आज आपके सामने. और लास्ट असाइनमेंट मुझे शायद याद ही नहीं है 2018 तक मैं कैसे भागा. लास्ट असाइनमेंट मैंने भारती के लिए किया और 18 कंट्रीज़ का बिजनेस हेड रहा. और ये जर्नी जो है वो शायद अगर मैं आज डिस्क्लोज़ करूं, जो शायद मैंने बहुत कम जगह लोगों को बताया है, ये $2,000 से $20,000 की जर्नी रही. ठीक है. और $2,000 से $20,000 की जर्नी की बहुत लंबी स्टोरी है. बट नेट ये है कि मेहनत करी, भागा और इंटेंशन प्योर रखी हर जगह इंटेंशन प्योर रखी. और सर्विस हमेशा बिजनेस वाले की तरह करी. तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि जो ओनर है, जो पैसे लगा रहा है, जो शेयर होल्डर है, और 3 की स्टेक होल्डर्स का हमेशा ध्यान रखा, एम्प्लॉयज़ का, अपनी टीम का, अपने कस्टमर्स का. और हमेशा इस तरीके से सोचा कि अगर ओनर होता मैं इस बिज़नेस का तो कैसे इसको हैंडल करता. शायद सिंपली अगर हम आगे या हम कहें कि ग्रोथ सिंप्लीफाइड रखें तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, 3 स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना चाहिए. सो कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स. सो अब आते हैं कस्टमर्स की तरफ, क्योंकि ये जर्नी हमारी जो जर्नी है, अब जो बात हो रही है, ये हमें एक्सप्लोर करनी है. जैसे एक अनियन के पील ऑफ नहीं होते हैं, वैसे एक्सप्लोर करनी है कि की अकाउंट मैनेजमेंट जो सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और विदाउट विच बिजनेस में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, उसके बारे में बात करना है. सो एज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ a sales account or a key account manager or a leader, क्या था वो, क्या एक्सपीरियंस था, क्या अकाउंट था, किस तरीके से किया? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पहली बार 2004 में इस वर्ड को सुना कि अकाउंट होता क्या है. ओके. और तब शायद समझ ये थी कि बड़ा अकाउंट है, बड़ा कस्टमर है. और 3 बेसिक डिफरेंसेस ट्रांजैक्शन सेलिंग में और की अकाउंट में समझ में आए. पहला समझ में आया कि सेल्स की जो लेंथ है, जो साइकिल है, वो शायद बहुत ज़्यादा लंबी है. सो एक्विजिशन की साइकिल जो है वो बहुत लंबी है. तो अगर आप राफेल मिसाइल बेच रहे हैं तो शायद 2-2.5 साल में आप अकाउंट को क्रैक कर पाएंगे. ट्रांजैक्शनल नहीं है, ओवर द काउंटर नहीं है. दूसरा मैंने ये देखा कि क्योंकि वैल्यू बड़ी है और ज़्यादा वैल्यू इन्वॉल्व है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है. डिसीजन मेकिंग एक सिंगल डिसीजन मेकर की तरीके से जो ट्रांजैक्शनल सेल्स में होती है वो नहीं, जैसे काउंटर पे हो जाती है, सीधी बात हुई, ओवर द काउंटर डिसीजन हो गया. यहाँ पर कई सारे स्टेक होल्डर्स, और ये शायद सही है सारे डिसीजन में. तो अगर बड़ा डिसीजन लूँ, एक बड़ा डिसीजन तो हम लोग सब समझ सकते हैं कि शादी ना, तो शायद जो पड़ोसी है वो भी इन्वॉल्व है ना, उसका भी कुछ इंडिया में जरूर है. तो कुछ
तीन स्टेक होल्डर्स के बारे में मैंने देखा कि इम्पॉर्टेंट है और उसको कैटेगराइज किया फ्रेम में। ठीक है। तो एक फ्रेम में लोग वो आए जो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसकी अकाउंट के बारे में, लेकिन शायद कुछ भी नहीं कर सकते उस पूरी सेलिंग प्रोसेस। सिर्फ एक आपका कोई दोस्त हो सकता है उस अकाउंट में, तो अगर हम लेट्स से कंसल्टिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं या बिजनेस स्केल अप के लिए लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो शायद कोई ऐसा दोस्त जो उस अकाउंट के अंदर है उस इन्फॉर्मेशन में, पिछली कंपनी में काम करता था, इधर आ गया। दूसरा ये है कि जो यूज़र डिपार्टमेंट का व्यक्ति है जो एक्चुअली उस सर्विस से इम्पैक्ट होता है, और तीसरा है वो जो डिसीजन मेकर है। तो इस फ्रेम का मेरे को एक्सपोजर हुआ 2004 में। ठीक है। जब कुछ ट्रेनिंग्स हुई, कुछ चीज़ें सीखी, पढ़ाई करनी शुरू करी इसके बारे में, और मैं शायद आज थैंकफुल हूँ कि मुझे उस वक्त ये समझ में आ गया था कि हाई वैल्यू सेल्स को अगर करेंगे तो आप अपना करियर, अपनी ज़िंदगी बेहतर जी सकते हैं। तो आज घर, मकान, गाड़ी, पैसा जो कुछ भी कमाया है शायद उसी समझ की वजह से कमाया। और अगर मेरे को एक चीज़ को शुक्राना अदा करना हो तो मैं शायद की अकाउंट मैनेजमेंट की समझ को करना चाहूँगा। तो पहली मैंने बात बोली कि लेंथ ऑफ द सेल साइकिल, दूसरा ये है कि डिसीजन मेकर ज़्यादा है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें रिश्ता जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। वंस एन अकाउंट इज ऑलवेज एन अकाउंट। तो एक बार अगर आपने रिश्ता बना लिया वो आपको अलग अलग फॉर्म में नज़र आएगा। और यहाँ पर मैं हमेशा ये कहूँगा कि इट इज़ नॉट आपके पास मार्केट में सेल्स के बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है, करेक्ट, बट मैं हमेशा ये कहूँगा कि इट इज़ अ लॉजिकल फ्रेमवर्क, नॉट अ रिजिड सीक्वेंस। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांजैक्शनल सेल में आप किसी को सिखा दो, दुकान पर जाएं, ये 4 बातें करें। पर ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं ना लोग। आई मीन जस्ट एडिंग कि ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं कि एक फ्रेमवर्क दे दो सेल्स वाले को और सेल्स वाले को बता दो कि भाई ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। हाँ, शायद क्या उससे रिजल्ट आता है? मतलब क्या है? अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में आज लोगों को ये बताना चाहूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ट्रांजैक्शनल सेल्स अगर कर रहे हैं, लो वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो एक्चुअली फ्रेमवर्क फ़ायदा करता है, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन देता है, कंसिस्टेंसी देता है, परसिस्टेंसी देता है, फ्रीक्वेंसी देता है। लेकिन अगर हाई वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आपको लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उस पूरे सीक्वेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क दे सकते हो, फ्रेमवर्क हेल्प करते हैं, बट मैं जैसे बोल रहा हूँ कि वो लॉजिकल फ्रेमवर्क है, जब तक उसकी डीप समझ नहीं आएगी तो वो बैक एंड फोर्थ प्ले नहीं कर पाओगे आप। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक क्लाइंट रिलेशनशिप जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, जहाँ से शुरुआत नहीं हो रही थी, बहुत लंबे समय बात नहीं हो रही थी। एक MSME बिजनेस ओनर की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और मुझे बातचीत के दौरान हस्बैंड एंड वाइफ के साथ ये पता चला कि उसकी वाइफ को सोनू निगम बहुत अच्छा लगता है, और वो कॉन्वर्सेशन शायद उस वक्त वो रेडी नहीं थे हमारी सर्विसेज को लेने के लिए। और उसके बाद एक वक्त आया जब दिल्ली में बहुत दिनों बाद सोनू निगम आया, और जो सोनू निगम के फ़ैन हैं उनको पता होगा कि मतलब जो डाई हार्ट फैंस हैं उसमें से वो थी। और मैंने पेटीएम इनसाइडर पर जाकर उनके लिए एक टिकट बुक कर दिया, और मैंने कहा व्हाई डोंट वी कैच अप। और वो डिस्कशन, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था वहाँ से, जब हम बाहर निकले एक जगह पर बैठे, डिनर किया, और उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन क्लोज हुआ। उसने हमें 1 करोड़ रुपए का बिजनेस दिया उस एक कॉन्वर्सेशन ने। तो पहली बात तो ये समझनी है कि एवरी कॉन्वर्सेशन इज अ सेल्स कॉन्वर्सेशन, और गोल्ड माइन है, करेक्ट, वो किधर भी ले जा सकती है। तो फ्रेमवर्क तो है। अब एक तरफ आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि रिश्ता बनाना ज़रूरी है, लेकिन ये मौके ढूंढने, रिश्ता बनाने के ढूंढना, और इंटेंशन साफ रखना, लगातार सेवा की इंटेंशन रखना, लगातार वैल्यू ऐड करने की इंटेंशन रखना, लगातार प्रॉब्लम या सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने की कोशिश करना बजाय टैक्टिकल सेल्स करने के। ये एक की अकाउंट मैनेजर के बेसिक ट्रेट है कि वो हमेशा अपने कस्टमर की आगे की प्रॉब्लम को खुद ही सोचता रहता है और खुद ही सोल्यूशन ढूंढता रहता है, क्योंकि कोई हो सकता है आपके पास प्रोडक्ट भी ना हो, और जिसके लिए शायद पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, समझ, ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। एंड do you feel that the younger generation, let's talk on from a sales career point of view now, no? Younger generation जो है, जो say kids are getting into 25s and 30s right now, not 30s but 25s, first 2, 3, 4 years of their jobs, they're getting more exposure to the social media piece, they're more key account piece, digitally बेचना है, digitally ये करना है, but if you really notice, वो टिकट साइज भी क्या है, मतलब सर के ऊपर से लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो डिजिटली बेच सकते हो। क्या एक इंसान आपके अनुभव से 2, 2.5, 5 करोड़ का माल ये डिजिटली बेच पाता है?
क्या तो मैं आपको रियल एस्टेट के एग्जांपल्स दूंगा। दुबई की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडियन बहुत सारी कंपनीज हैं, डिजिटली 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के प्रोडक्ट बेच पाती हैं। वेरी तो गुड। पहला तो मैं पैराडाइम शिफ्ट करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है कि फेसबुक ऐड चलाकर या इंस्टाग्राम ऐड चलाकर आप 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज नहीं बेच सकते। लेकिन उसके पीछे का पूरा सेटअप सोचना, क्योंकि वो सेटअप डिजिटली आपको क्या लेके आएगा, अट्रैक्ट करके लीड लेकर आएगा एक अच्छे कस्टमर तक पहुंचने का। तो क्रेविंग क्रिएट कर देगा केक की डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद पूरा सेल्स मैनेजमेंट का सिस्टम आपको बैठाने की जरूरत है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर आपके पास वो सिस्टम जो मार्केटिंग की क्रेविंग बनाने वाला सिस्टम है या नहीं, इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। एब्सोल्युटली। बट वंस यू हैव दैट, ओके, एक कस्टमर भी रहे तो ये पूरा प्रोसेस चाहिए। Yeah, इज दैट व्हाट यू से? रियल एस्टेट में अगर आप किधर भी घुमाकर देखोगे, बड़े नामों को देखोगे, इंडियन नामों को, दुबई का मैं एग्जांपल इसलिए दूंगा क्योंकि दुबई में बहुत पहले से पॉपुलर है। वी सी डिमैक एंड ऑल ऑफ दीस गाइस कमिंग नाउ। करेक्ट। तो वो लोग मार्केटिंग से लीड जनरेट करते हैं, प्रॉस्पेक्ट जनरेट करते हैं, और उसके बाद पूरा की अकाउंट मैनेजमेंट का सिस्टम चाहिए। उसके साथ रिश्ता बनाना, उसके साथ कम्युनिटी बिल्ड करना, उसको मीटिंग के लिए इनवाइट करना, उसको साइट विजिट के लिए लेके जाना, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करना। हाँ, ऑब्वियसली जो शुरुआत में आपने बात कही थी, यंगर जनरेशन सोचता है कि वहाँ पर हमारा काम खत्म हो जाता है। एक्चुअली वहाँ से काम शुरू होता है, जहाँ से लीड आपके पास कॉल करती है, एक हेल्पलाइन पर लैंड करती है, या व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, या वेबसाइट पर आती है। वहाँ से काम शुरू होता है, वहाँ से एक्चुअल काम शुरू हो रहा है। अच्छा, ये जो आइडेंटिफिकेशन करना है वेदर दिस गाय हैज अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग माय की अकाउंट। Yeah. Okay. Just say assuming in my career also, right? All you know that, right? All throughout the years, we've been selling a lot of things. Either sometimes in the boardrooms or sometimes you're internally also selling only, right? Ideas bechi rahe hain, right? So either you're internally selling things or you're externally doing, to the customers. ये जो शुरुआत है उसके लिए आपने 3 चीजें तो बता दी है, मतलब कि समझ होनी चाहिए इसकी। ये मेरा की अकाउंट हो सकता है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं क्या? पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि एक अच्छा की अकाउंट मैनेजर ना शायद यही समझता है कि वो मेरा की अकाउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। एंड हाउ बिग इज दैट प्रॉब्लम, व्हाट इज द पोटेंशियल? ज़्यादातर जो पीछे वाले क्वेश्चन से मैं कहना चाहूँगा कि यंगर जनरेशन सोचता है कि जब लीड आ गई तो अब मेरे को सिर्फ बताना है, और अगर आप सिर्फ बताएंगे तो यू आर बाइंग साइलेंस ओनली। तो एक की अकाउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके पैरामीटर्स को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो नीड समझनी पड़ेगी उसकी फंडामेंटली। अगर इफ देयर इज अ बिग नीड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग, देन ऑब्वियसली रिश्ता बनाया जा सकता है। और किस तरीके की चीज़ें उसके अंदर देखनी है, किस तरीके के पर्सपेक्टिव देखने हैं, उसमें कुछ खास बातें हम देख सकते हैं। देखो, 4 चीज़ों पे फंडामेंटली एक आदमी बाइंग डिसीजन लेता है। ठीक है, तो पॉकेट है कि नहीं है, प्राइस है कि नहीं है, करेक्ट, रिस्क उसका उस डिसीजन को ना लेने का कितना बड़ा है। ठीक है, वो ये डिसाइड करता है कि वो ट्रांजैक्शनल सेल है या हाई सेल है। तो पहला प्राइस हो गया, दूसरा रिस्क हो गया, तीसरा टाइम, तो फैक्टर डिसीजन लेने का टाइम, और चौथा तराजू की तरीके से अगर इसको लेके चलें, कि अगर इसको एक ऐसे समझ लें कि एक तराजू है तो उस पर 4 पैरामीटर्स हैं, प्राइस है, रिस्क है, टाइम है और हैसल है। ठीक है। अगर ये चारों फैक्टर्स दिखाई देते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हो कि इस आदमी को मैं नर्चर कर सकता हूँ, इस आदमी को, इस क्लाइंट को मैं नर्चर कर सकता हूँ, इस क्लाइंट को मैं लेके आगे बढ़ सकता हूँ और बड़ा की अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए उसको बाय करने की, सोच होनी चाहिए उस तरीके की, लंबा रिश्ता रखने की। मेरे हिसाब से ये 4 पैरामीटर्स का ध्यान रखना। हम रिपीट करते हैं इन 4 पैरामीटर्स को और हम इस पर डीप में जाते हैं, राइट? पहली चीज़ आपने बताई कि हैसल कितना बड़ा है उसका, करेक्ट, राइट? उसका रिस्क का एपेटाइट क्या है? तीसरा आपने कहा कि उसके पास नीड है क्या, अभी पैसे हैं क्या, वो सब करने के लिए। और चौथी चीज़ रिस्क एपेटाइट उसका कितना बड़ा है। सो अब इसको डीप में जाते हैं। लेट्स ओपन दिस पेंडोरा बॉक्स एंड लुक एट एक बिजनेस में एक क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, राइट? अगर इफ आई एम अ सेलर, से एक एग्जांपल ले लेते हैं, से अज्यूमिंग आई एम सेलिंग अ डेयरी प्लांट, ठीक है? और अब ये सारे हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं,
2 करोड़ से बेयर मिनिमम शुरू होता है, तो 20, 25, 100 करोड़ तक का प्लांट खड़ा हो जाता है, या इथेनॉल के प्लांट्स हो गए, राइट। अब अगर मुझे रिस्क को देखना है, एपेटाइट को देखना है, तो मैं कैसे देखना शुरू करूंगा कि क्या पोटेंशियल है? क्या मुझे सेकेंडरी सर्च करना पड़ता है, कोई इंटरनेट पे जाके समझना पड़ता है, या उस बंदे के रिश्तों के बारे में समझना पड़ता है? व्हाट शुड आई डू टू आइडेंटिफाई दीज 4 पैरामीटर्स? बिकॉज आई थिंक जितना बढ़िया एंटिसिपेशन होगा, उतनी बढ़िया तैयारी कर सकता है एक सेल्स पर्सन, एक के अकाउंट मैनेजर अपने अकाउंट के लिए। तो ये 4 चीज़ों को अगर हम डाइसेक्ट करें तो कैसे देखें? एंड आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि इस केस को पकड़ लें कि हम डेयरी प्लांट बेचने वाले लोग हैं, या कोई चिलर्स बेचने वाले लोग हैं, और वो कैसे करें? सो हाउ डू आई डाइसेक्ट इफ अ न्यू अकाउंट हैज टू बी डाइसेक्ट? तो डाइसेक्ट करने के लिए पहली बात यह है कि बोलना कम, सुनना ज़्यादा। आई थिंक पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें शायद अगर मैं ये कहूँ कि पूरे की अकाउंट सेल्स प्रोसेस में या पूरे इंटरेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है, तो मैं नॉर्मली 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ किसी भी एक सेल्स कॉन्वर्सेशन को। पहला तो ये है कि जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है या उसको मत करिए, बट पूरी हाई वैल्यू सेल में सबसे कम इम्पोर्टेंस रखता है पहला स्टेप, जिसको पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स तवज्जो देते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो खुद ट्रांजैक्शनल सेल से आए हैं। ठीक है, फेयर। वो है ओपनिंग। आप कॉन्वर्सेशन ओपन करते हो, आप एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज करते हो, लेकिन उसके बाद आप एक स्टेज पर जाते हो जहाँ पर आप उससे समझने की कोशिश करते हो कि अब हम तैयार हैं काम करने के लिए। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है कि कितनी प्लानिंग करके हम एक अकाउंट के साथ जा रहे हैं। सारी बातें जो आपने बोली वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडरी रिसर्च के बारे में बात करी, सेकेंडरी रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उस व्यक्ति के बारे में, शायद डिसीजन मेकर्स के बारे में जानना ज़रूरी है। उसका यूज़र डिपार्टमेंट कौन है। डेयरी का मैं अगर एक एग्जांपल लूँ तो हो सकता है आपको उस कंपनी में पता चले कि आपके पुराने, मान लीजिए मैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मुझे पता है कि मेरा एक मित्र है जो कीनिया में है और वो डेयरी कंपनी में काम करता है। तो आप डायरेक्टली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ बात करके पहले से तैयारी करके निकाल सकते हो, बहुत सारी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर प्राइस का तो ऑब्वियसली फैक्टर आपने, क्योंकि डेयरी का एग्जाम्पल ले लिया तो वो ऑलरेडी ऑब्वियस हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, केपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। रिस्क ऑब्वियसली जैसे ही केपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो रिस्क बड़ा हो जाता है। लेंथ और टाइम, अगर स्पीड ऑफ डिलीवरी ठीक नहीं है, ठीक है, और वो उसका क्रिटिकल पैरामीटर है डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि जब बड़ा सब्जेक्ट पर डिसीजन ले रहा है तो उसके दिमाग में घबराहट चल रही है कि जो एक कमिटमेंट मेरे सर्विस प्रोवाइडर ने किया है कि वो टाइम से डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा। रियल एस्टेट का भी एग्जाम्पल में यही है। आज रियल एस्टेट को लोग कई बार डाउटफुल इसलिए होते हैं, स्केप्टिकल इसलिए होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए रहती है, ड्रॉबैक इसलिए रहता है क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि ये बड़ा प्रोडक्ट है, पैसे तो दे दिए मैंने, ये डिलीवर होगा कि नहीं होगा। और हैसल ऑफ डीलिंग विद यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हैसल ऑफ एम आई मेकिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ बाइंग ईजी फॉर माई कस्टमर्स, और कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट करने की इस सब्जेक्ट पर ज़रूरत है। डेयरी के एग्जाम्पल में सेकंड पार्ट में कहूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम उसकी नीड को प्रॉपरली डायग्नोज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसके लिए कौन सी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्निकल स्पेक्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो, अगर कॉमर्शियल स्पेक्स इंपॉर्टेंट हैं वो, टेंडरिंग का बिजनेस है तो अलग तरीके का काम है, अगर नॉर्मल किसी के रेफरेंस से आ रहा है तो अलग तरीके का काम है। इतने बड़े बिजनेसेस में नॉर्मली बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो शायद रिसर्च कर हमें ये भी पता लगाने की कोशिश करनी है कि हु आर वी डीलिंग विद, इन्फ्लुएंसर्स हैं कौन ये पूरे प्रोसेस में। और जब ये हो जाए उसके बाद कहीं शायद प्राइस की बात, उसके बाद कहीं ये बात आती है कि मैं कैसे उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो पहला ओपनिंग वाला पार्ट बताया, दूसरा नीड की डायग्नोसिस है, तीसरा ये है कि मैं अपना डेमॉन्स्ट्रेट कैसे कर सकता हूँ अपनी कैपेबिलिटी। तो शायद उसको हमें अपनी साइट दिखानी पड़ेगी, शायद उसको ऐसे क्लाइंट्स के पास ले जाना पड़ेगा जहाँ पर डेयरी का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया है, सोशल प्रूफ देना पड़ेगा, उसे प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके बाद कहीं जाकर डिस्कशन होता है कि हम क्वालिफाई कर रहे हैं और क्लोज कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग, द साइकिल विल बी वेरी डिफरेंट। दिस इज जस्ट अ लीडिंग क्वेश्चन कि जितनी हाई वैल्यू की सेल है उतनी टेक्निकल स्पेक्स ज़्यादा होती है। What do you say?
again, primarily resulting in what the kind of product that we are selling. If the nature of the product is जैसे technical we'll in take nature, डेयरी हो dairy गया, वाले, डेयरी हाँ, 100%, 100%. सो टेक्निकल एबिलिटी उस सेलर की बहुत बहुत क्रिटिकल हो जाती है। क्रिटिकल हो जाती है। और क्योंकि अगर वो धंधा समझता है तो वो दूसरे तरीके के आदमी का पेन समझ सकता है। बहुत सारी जगहों पर बिजनेस ओनर्स और फाउंडर्स को ये रखता है कि इंडस्ट्री का आदमी लें या बाहर का आदमी लें। करेक्ट इस फैक्टर पर, और ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन दिल के बड़ा करीब हायरिंग रहता का है। क्रिटिकल क्वेश्चन तो डेयरी का अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो शायद टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है हायरिंग के टाइम में। इस बात की या टीम बिल्ड करने के वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक ऐसे आदमी को देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आउटसाइड द इंडस्ट्री का आदमी, लेकिन उसका लर्निंग कर्व बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट है और बिल्कुल समझ नहीं है तो आप जनरल मैनेजमेंट के हिसाब से कॉन्वर्सेशंस तो कर पाओगे, लेकिन आपको शायद क्लोजर करने के लिए एक ऐसा आदमी लगेगा अपने सपोर्ट में जो टेक्निकली उस प्रोडक्ट को समझता है। सो यू नो हम टीम बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। दैट इज अ सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन की अकाउंट मैनेजमेंट, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ लीडर्स एंड वुड वांट टू बिल्ड देयर ओन टीम्स ऑफ यू नो शार्प सेल्स गाइस। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, यू नो इसी बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। एंड ऑन अ पर्सनल नोट, ओके, do you remember one mistake that you've done while managing a key account? And how did you handle हमेशा एक ही गलती होती है ज़्यादातर केस में। जब भी मेरे को बाहर निकल कर ये फील हुआ कि आज ये ऑर्डर नहीं मिला, तो शायद मैंने प्लानिंग नहीं करी उस दिन। और सबसे क्रिटिकल फैक्टर है कि मैंने एक एक बारीकी से, मैं हमेशा 2 सवाल पूछ के जाना चाहता हूँ। लोगों को भी आज रिकमेंड करना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की अकाउंट को हल्के में ना लें ठीक है, क्योंकि उस रूम में आपको सरप्राइजेस मिल जाएंगे। शायद छोटा सी ये बात पूछना अपने क्लाइंट से कि आज मीटिंग में कौन कौन होगा। कई बार हम हिचकते हैं सोचने के लिए कि क्या पूछें, उसने तो मीटिंग इनवाइट कैलेंडर पर भेज दिया है, गूगल पर इनवाइट आ गया है। लेकिन प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार शायद इस हरी में कि मेरे को सब पता है और ये काम तो मैं पहले कर चुका हूँ, वहाँ पर हर बार गलती हुई। जब भी ये सोच कर गया हूँ कि ये पता है, वहाँ पर गलती हुई और कान खोल कर नहीं गए। तो प्री सेल्स कॉल प्लानिंग में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला, क्योंकि ये लंबी सेल्स साइकिल का गेम है, हर कॉल एक अपने आप में पूरा ट्रांजैक्शन है और उसमें 2 सवाल इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल है कि व्हाट एम आई गोइंग टू अकम्प्लिश बाय मीटिंग विद दिस कस्टमर एंड व्हाट डज द क्लाइंट वांट टू अकम्प्लिश बाय मीटिंग विद मी। और अगर आप ये 2 सवाल पूछते हैं कि मेरा कस्टमर जो मुझसे मिलना चाहता है वो क्यों मिलना चाहता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैं अगर कस्टमर से मिलने जा रहा हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ये तैयारी आप करके जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छे से तरीके से तैयारी कर पाएंगे। आज हम पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं तो शायद तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए कर रहा है। सो एवरी की अकाउंट ट्रांजैक्शन विद एनी कस्टमर, सो एक अकाउंट में अगर 10 लोगों से बात हो रही है, राइट, एक ही प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि होंगे, कोई परचेस में होगा, कोई सेल्स में होगा, कोई यूज़र होगा, कोई अकाउंट का होगा, किसी को पर्ची देनी होगी, कोई लॉजिस्टिक्स का होगा, सबसे बात करनी होती है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स प्रॉब्ली द सीईओ एंड और द ओनर ऑफ द कंपनी। जब हर ट्रांजैक्शन एक सेल्स ट्रांजैक्शन, पूरा कंप्लीट सेल्स ट्रांजैक्शन है, इज दैट व्हाट यू से? यस। और इस बात को जब आप एक वर्ड यूज कर रहे थे कि पेशेंस इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा कहूँगा पेशेंस इस बात की इंपॉर्टेंट है कि हम पूरी चीज़ों को वेलनेट कर रहे हैं। जिक्सॉ पजल है। करेक्ट। किससे क्या इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, क्या पता लगाना है, किसकी क्या नीड हो सकती है, कौन यूज़र डिपार्टमेंट है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन करके डिसीजन देना। मेडिसिन प्रोफेशन में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि प्रेस्क्रिप्शन विदाउट डायग्नोसिस इज मैल प्रैक्टिस। और कई बार हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो मीटिंग में जो बैठा था वो कौन था, वो किस ऑब्जेक्टिव से बुलाया गया था, वो स्टेक होल्डर कौन था। कई बार हम बाहर से पूछते नहीं है कि हाउ विल यू गो अबाउट बाइंग अ प्रोडक्ट लाइक अस। सिंपल क्वेश्चंस हैं जिससे आपको ये पता चलता है, बट आप कई बार इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि हमें लगता है हम टेक्निकली साउंड हैं। सामने वाले को क्या लगेगा कि एक बेवकूफ़ी का सवाल पूछ रहा है, इससे पहले ये बेच चुका है कि नहीं बेच चुका है। लेकिन बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, यहाँ पर साइंस की ज़रूरत है। लोग मुझसे कई बार पूछते भी हैं कि ये साइंस है या आर्ट है, ये पूरा प्रोसेस फ्रेमवर्क ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, आपने भी पूछा। तो मैं हमेशा कहूँगा कि साइंस है। और जो लोग ये कहते हैं कि आर्ट है सेल्स की अकाउंट मैनेजमेंट, उनकी साइंस की अंडरस्टैंडिंग पुअर है। शायद अभी अवेयरनेस नहीं है, और जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे समझ में आना लगता है कि ये तो पूरा का पूरा एक ही तरीका है और एक ही मेथड है। अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके से, अलग अलग कस्टमर्स के सामने अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है और लॉजिकल है काफ़ी।
So इसे अगर if I want to paraphrase what you said right now with that question only, that how do you go about with buying these kind of products that you're looking for, शायद ये सवाल पूछना और क्यों पूछना ये साइंस है, और उस सवाल को पूछने के तरीके को आर्ट कहा जा सकता है. हाँ, उसके लिए आपको भी मेहनत करके साइंटिफिकली सीखना पड़ेगा कि क्या है, क्या किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं. एब्सोल्युटली. और उसके पीछे की भी साइंस है कि कैसे सवाल पूछते हैं. आर्ट जिसको हम कहते हैं वो भी प्रैक्टिस करी हुई है ना, करेक्ट लगातार. तो शुरुआत में शायद आप ठीक तरीके से नहीं पूछ पाओगे. जब हम प्रैक्टिस कराते हैं लोगों को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सिखाते हैं, पेशेंस रखते हैं, डेवलप करते हैं, कोच करते हैं, तो मैं यही देखता हूँ कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल. एब्सोल्युटली. तो साइंस डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस के साथ बार बार प्रैक्टिस कराकर उसको स्टेज पे लगता है कि जब लगता है कि अरे यार ये तो आर्ट है, उसका जो आउटपुट है वो आर्ट की वो मैजिक की तरह लगता है, पर है पीछे साइंस. उसके पीछे जो लगी हुई है लोगों की, उसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे के जो रात दिन के जगने हैं. लोगों को गाड़ी दिखाई देती है, घर दिखाई देता है, पैसे दिखाई देते हैं, फेम दिखाई देता है, फ्लाइट दिखाई देती है, लाउंज दिखाई देती है. लाउंज के लिए मैं हमेशा मजाक में ही कहता हूँ कि ये वो वाला लंगर है जो सक्सेसफुल होने के बाद 2 रुपए में मिलता है. नहीं, ट्रू. आई कंप्लीटली साइंस नहीं दिखाई देती. Completely agree. So I think I'll repeat for the audiences when I asked Akshay that what was his mistake that he did while he's handling his, and he's saying even today today the mistake will be if I don't get prepared, if I'm not prepared, and second you said if I don't listen. So these are two things I think very, very critical to all the people who are wanting to build a sales. By the way, let me tell you, every CEO, every founder is a salesman. Okay, उसको अपने ख्वाब बेचने पड़ते हैं. I mean, प्रोडक्ट तो बाद में बेचता है, सबसे पहले तो अपने ख्वाब बेचता है. और वो ख्वाब बेचने में इतना कन्विक्शन लगता है क्योंकि हर बार ना है, हर बार नो है. सो उस नो को पार करने के लिए अगर वो पेशेंस नहीं है, अगर सुनने की क्षमता नहीं है, अगर प्रिपरेशन नहीं है, तो नो ज़्यादा हो जाते हैं. मैं करेक्ट इन व्हाट आई एम सेइंग? यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बहुत अच्छा कहा कि एक सीईओ या हर एक व्यक्ति जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हम अल्टीमेटली लोगों को परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब सेल्समैन है. बहुत इंपॉर्टेंट. करेक्ट. नो, बिकॉज आई I learned it. When I started my career, I started with DHL, and I started as a key account manager only. So काम ही शुरुआत ही ऐसे थी. So we had this. Now, God bless his soul. He was 65 at that point in time. I'm talking about 25 years back. So he passed away, but few of his lessons have been fantastic. एंड वो होता है ना, जैसे पहला प्यार, पहली नौकरी, पहला एजुकेशन, पहला ट्रेनर, वो दिमाग में बैठ गए. और मेरी जो आज की भी आदत है वो है कि आई विल नॉट एक्ट इफ आई डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिपरेशन. मतलब वो लेट हो गया इज एब्सोल्युटली ओके, बट आई थिंक उसके वजह से टुडे आफ्टर 20-25 years ऑफ समटाइम्स सेलिंग लॉजिस्टिक्स, समटाइम्स सेलिंग टेलीकॉम, समटाइम्स सेलिंग एजुकेशन और कंसल्टिंग टुडे, I have realized that the more I am prepared, the better I am getting, and the better I am lucky about every conversation that I am having. So you touched upon these 2 points is also expanding my belief कि जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. So thank you very much for that because I think the key process. क्या थी वो DHL वाले की learnings जो आप कह रहे थे? So I saw I sparkle when you were talking about it. So one is he's listening, and the second art that he taught us was questioning, right? He told us key account selling is like creating a painting. Wow, what a metaphor. And he said it starts with first defining the corners, then sketching it well, then detailing it well, then filling the colors, then making the marks so that the life comes up. Absolutely. The life comes up at the last marking. Correct. But unless and until you don't finalize the corners, unless and until, which finalizing the corners typically means you should understand the scope of what you can do and what you can't.
So of course, all of these metaphors were then translated into business. But that even today, when I'm, if I go to an account and I'm trying to position a service, I still remember that metaphor. Ki what am I doing? I'm actually crafting a painting, which probably nobody in this room tomorrow, or today knows. Even because what my experience is, most of the buyers really do not know what they need. It is the seller's job to help them unpeel all of that and really identify कि भाई ये चाहिए, right? Real need क्या है? Real need. The need क्या है? behind the need क्या है? Absolutely. So this was one learning that he taught me, and the second learning that I have from him was there is a difference in need, wants, and desires. Okay, and if you have the ability to paint the picture well, then you will be a person who will be able to sell desires. And the more you are able to sell those desires, the better is your career, and the better is, because what you're trying to sell to people is a commitment to future, and everybody gets excited for future, right? So Correct. When everybody is getting excited about the future, the value of your product is high. So these are three things, two metaphors, and that I remember even today, whether it is, today we sell consulting projects to so many companies, right? But I still always remember that, okay, this is a painting, and when I go to sell, I always say that I'm building somebody's dreams, and I'm very, very conscious about why am I asking money for, because I don't want to be called as somebody who just sold a material, but somebody who added value in the other person's life, and in the return got the value that was supposed to. So us mindset ko, I think Michael was his name. He's a Christian guy. He retired from DHL only. He was a fantastic sales guy, and he taught us this. And what happens to you at 2021 when you learn those things? And मेरे लिए it was a first job, so देखने का तरीका, खुद को prove करना and all of that. But the result, I'll tell you what happened. This, I don't know if I'm stretching it right now. Don't mind if I'm No, go ahead. But the result happened was we had a target of 15 key accounts to be cracked every month. When I say every month, account opening, which is import accounts. And in third month, I reached 105. Wow. In fourth month, 110. In fifth month, 115. And sixth month, I was promoted. Right? And a new learning curve started after that. That's a different story. We will talk about that. but the confidence levels of after implementing that, I think any critical decision in life, I have implemented the same story. Whether it was buying a house, buying cars, buying something for me as a buyer, I have looked at it whether the seller is able to do this job or not. And every time when the seller is doing that job, I am least worried about वो पैसा कितना मांग रहा है वैसे, because I know the heart is at the right place. अगर मैं इंटरव्यू कर रहा होता ना, तो मैंने अगर की अकाउंट मैनेजर के लिए कोई इंटरव्यू करना होता तो मैंने भी हायर कर लिया होता क्योंकि एक की अकाउंट मैनेजर की सोच 2 कॉलम की मैट्रिक्स से शुरू होती है. उसको ये पता होता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, और उसको ये पता होना चाहिए कि द प्रॉब्लम इट सॉल्व्स फॉर माय बायर. करेक्ट. ओके. तो व्हेन यू सेट दैट लाइन कि मैं लोगों के ड्रीम्स पूरी करने के लिए स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप को बना रहा हूँ, तो आई थिंक जहाँ से ये शुरुआत हो रही है ना, यहाँ से फ्यूचर ब्राइट ही होगा, क्योंकि ये 2 कॉलम है. और दूसरी पेंटिंग का जो एग्जाम्पल दिया, कैनवस का एग्जाम्पल दिया, मैंने क्या सीखा इस बात से? मैंने ये सीखा कि जब हम अकाउंट के अंदर जाएं तो साइलेंस के साथ जाएं. वाइल प्रिपरेशन है, लेकिन साइलेंस के साथ जाएं, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन कई बार इस चीज़ की हो जाती है कि मैं अगला सवाल क्या पूछूं. ठीक है, तो प्रिपरेशन कई बार परेशान भी करती है. करेक्ट. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो टच अपॉन किया माइकल के रेफरेंस में, वो ये था कि नीड, वांट और डिज़ायर. तो मैं ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, नीड, वांट, डिज़ायर, वो 3 बातों को नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आपको ये समझना ज़रूरी है कि 3 डेफिनेशन है. नंबर 1, लैक ऑफ समथिंग, नीड की. दूसरा, प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड. और तीसरा, डिज़ायर टू इम्प्रूव और अकम्प्लिश समथिंग. व्हेन ही वाज गिविंग एन एग्जांपल, ही वाज टॉकिंग अबाउट डिज़ायर टू इम्प्रूव और अकम्प्लिश समथिंग. उसको समझना एक अच्छे की अकाउंट मैनेजर की निशानी है कि वो समझ पाए कि सामने वाले की नीड क्या है.
यंगर लड़के जब हाई वैल्यू बेचते हैं जिनको वो अनुभव नहीं रहता है तो उनको एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर अटक जाते हैं। करेक्ट। और वो अटक इसलिए जाते हैं क्योंकि थियोरेटिकली तो ये समझ में आ गया है कि क्या बेचना है, लेकिन प्रोडक्ट में वो समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, आप क्या करें, कैसे करें। और जितनी जल्दी, अच्छा एज से इसका कोई लेना देना नहीं है। आई हैव सीन की अकाउंट मैनेजर्स हु आर 26-27 years of age and have a flourishing career. Absolutely. They have a sharp elbow. They are listening. They are moving fast. Their ability to process the entire piece. जो पेंटिंग वाला मेटाफर है वो बहुत अच्छे तरीके से उस बात को समराइज करता है, तो थैंक यू फॉर दैट। इनफैक्ट आई एम जस्ट एडिंग नाउ, अब आ गया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है, तो so I was teaching stakeholder management to a Dubai-based bank. They were key asset managers. मतलब average HNI clients हैं, HNI clients and hyper HNI clients, right? So जिस सेल्स वाले की गाड़ी भी डॉज हुआ करती थी, right? That's the kind of portfolio, and the depth that, and average age was this only, average age was 30-35, and flourishing guys. And वहाँ पे भी की अकाउंट मैनेजमेंट में का जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उसमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरी है। जब उनको वो सारी चीज़ें समझ में आई कि हाउ डू पीपल डिसाइड व्हाट itches them, what triggers them. So जब ये समझ में आई चीज़ें, तब जाके I have got written testimonies from them कि योगेश, we were able to crack something in the shortest period of time when we did this. So we will take this topic also, human understanding in key accounts, but this takes us to the next part of our journey of discussion as well, that अब यहाँ पे पहुँच गए हैं कि भाई एक ही अकाउंट है, राइट? मैं 20-25 साल का बच्चा हूँ, एंड आई एम वांटिंग टू बिल्ड माय करियर इनटू सेल्स, बिकॉज फंडामेंटली सेल्स का करियर इज अ हाई ग्रोथ करियर, राइट? सो मैंने ये कर दिया है। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को नीड, वांट, डिज़ायर, पेशेंस, अगर मेरी एबिलिटी देखने की सब चीज़ों को ये सब समझ में आ गया, अब यहाँ तक पहुँच गए हम। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब मैं तैयारी का एक स्टेज खत्म कर लेता हूँ, अब मैं क्लाइंट के पास गया हूँ, राइट? मैंने रिश्ते कैसे मैप करने चाहिए, राइट? बिकॉज देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड स्टेक होल्डर मैपिंग, है ना? तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिन पे मैंने स्टेक होल्डर्स को मैप करना चाहिए? सो या गो अहेड। सो आई थिंक स्टेक होल्डर को मैप करने के लिए पहले अगेन इस नीड को ही फर्दर और ब्रेक कर लेते हैं। जो आदमी गेट कीपर है, जिसका जॉब है बाहर के सेल्स वालों को अपने मेन आदमी से या डिसीजन मेकर से ना मिलने देने का, उसकी नीड क्या है, ये समझना। ओके। और अगर हम ये कन्विंस कर पाएं कि ये वैल्यू ऐड है और टाइम है, तो आप वहाँ पर उस गेट कीपर को क्रॉस कर सकते हो। जो डिसीजन मेकर है उसके साथ क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन एकदम अलग है, क्योंकि वो यूज़र डिपार्टमेंट है। वहाँ पर आपको उस डिसीजन को ना लेने के शायद इम्प्लीकेशन समझने पड़ेंगे कि अगर नहीं लिया तो व्हाट डज दैट लीड टू। तो वहाँ पर शायद आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल अलग हो जाती है उसकी नीड को समझने के लिए। और जो डिसीजन मेकर है वो शायद बहुत कॉन्शियस है इस बात के लिए कि एक तो समय का कमी है। करेक्ट। जैसे हायरार्की में ऊपर जाते हैं वैसे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसाइड करना शुरू करते हैं दैट वेदर इट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। तो वहाँ पर उस डिसीजन की वैल्यू का जो वहाँ शायद आउटकम फोकस क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। वहाँ ये समझने की ज़रूरत होती है कि अगर ये डिसीजन नहीं हुआ तो रिस्क का फैक्टर सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है? जो कॉर्नर ऑफिस में बैठा है। करेक्ट। लोग कहते हैं कॉर्नर ऑफिस बहुत लोनली है, और अगर वो काम ठीक तरीके से नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा रिस्क कौन ले रहा है? वही ले रहा है। ये जो पूरा प्रोसेस है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का, वो बना क्यों? उसका फंडामेंटल रीज़न ये है कि डिसीजन कमेटी की शुरुआत, अगर आप डेफिनेशन देखें कंपनी की, तो कंपनी की रियल डेफिनेशन है द पीपल हु ब्रेड टुगेदर। करेक्ट। जब छोटे डिसीजन होते हैं तो मैं डिसीजन मेकर अकेले डिसीजन ले लेता हूँ। जैसे ही डिसीजन बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कमेटी बना लेते हैं। अब कमेटी में अलग अलग स्टेक होल्डर्स क्यों रखते हैं? क्योंकि रिस्क कम करता है।
करेक्ट। और आदमी चाहता ही है नीचे से ऊपर तक जब मेरे पास बात आए तो वो फिल्टर होकर आए, इसीलिए ये डिसीजन कमेटी बनी है। करेक्ट। अब उसको फैंसी फ्रेमवर्क में हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आदमी रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग लेवल पर चेक कर रहा है। करेक्ट। एक व्यक्ति जो फिल्टर आउट कर रहा है कि ये जो कोटेशंस आ रही हैं जो गलत है, सही है या गलत है। फिर एक कमेटी है जो डिसाइड कर रही है कि टेक्निकली साउंड है कि नहीं है। एक कमेटी है जो शायद परचेज में डिसाइड कर रही है कि प्राइस ठीक है कि नहीं है। तो आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हो सारे लोगों की नीड के को समझते हुए। सब्सिडी है, सब्सिडी। और प्रोबिंग या क्वेश्चनिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर लोगों को ये लगना शुरू करता है कि आप सीख लेते हैं एक तरीके की चीजें प्रोबिंग करना, लेकिन आप ये नहीं समझते कि परचेज वाले के साथ वो क्वेश्चन काम ही नहीं करेगा। उसकी फंडामेंटल नीड शायद बैकग्राउंड में ये है कि 5% कम करना, 10% कम करना, और अगर आप कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाएंगे तो शायद 30% कम करना, या एक ऐसा ऑफर दे देना जो आपको लगे कि रिडिक्यूल कर रहा है आपको, आपका पेशेंस चेक कर रहा है। करेक्ट है ना? तो क्या चीज किसके साथ काम करेगी वो फ्रेमवर्क में भी सीखना जरूरी है, कि जो क्वेश्चन डिसीजन मेकर के साथ काम कर रहा है शायद वो परचेज वाले के साथ बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है। करेक्ट। वो शायद उस ऑफिस की पेंसिल भी खरीद रहा है, जनरेटर भी खरीद रहा है, आपसे ट्रेनिंग कंसल्टिंग भी खरीद रहा है, कूलिंग टावर भी खरीद रहा है, डेयरी प्लांट भी खरीद रहा है। तो वो आपसे सीधे सीधे कंपैरिजन बन रहा है। आपकी जितनी, वहां पर भी मैं कहूँगा जितनी तैयारी करके आप लेके जाओगे कि आपका ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 3 क्या है, और जितनी तैयारी करके जाओगे उतना अच्छा है, उतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। तो शायद रिश्ते को मैनेज करने के लिए सबकी नीड, और अगर डीप डाइव करें तो ह्यूमंस को समझना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो रिडिकुलस साउंडिंग परचेज वाला है वो भी है ह्यूमन। करेक्ट। और डिसीजंस इमोशनली लिए जाते हैं। हाँ। सो फंडामेंटली लेट्स लुक एट दिस नाउ। अगर हम सारे स्टेक होल्डर्स के डेजिग्नेशंस के बारे में बात करें, ठीक है, राइट? देयर विल बी अ परचेज पर्सन, देयर विल बी अ स्टोर्स पर्सन, देयर विल बी अ पर्सन फ्रॉम अकाउंट्स और फाइनेंस, राइट? देयर विल बी अ यूजर, है ना, जिसको एक्चुअली अगर मशीन है तो मशीन जो चलाएगा वो, है ना? There will be a owner who's deciding because the need is arrived because he has a aspiration. इसके अलावा क्यों प्लांट बनाएंगे, इसके अलावा क्यों कोई चीज़ लेंगे ना? So there is some who has this aspiration. अब इतने लोग हैं, अच्छा, हर बंदे की खुद की नीड अलग है, खुद की वांट अलग है, खुद की डेस्परेशन अलग है, या डिजायर्स अलग है। हर बंदे की अपनी कॉम्पिटेंसी अलग है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट अलग है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर इसे मुझे ग्रिड में डालना है, राइट, तो ऐसे 2 कौन से पैरामीटर्स हैं कि XY एक्सिस में अगर हमें बनाया जाए, और मैं ये हमेशा करने की कोशिश करता हूँ और उससे बड़े फायदे होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू स्पेशलिस्ट इन इट, व्हाट आर दोस 2 पैरामीटर्स ऑन X and Y एक्सिस जो हमने लगाने चाहिए, ताकि अगर हम एक जगह पे ये सारे स्टेक होल्डर्स रखें और दूसरी जगह पे ये X and Y एक्सिस बनाए, तो वो X and Y एक्सिस क्या होनी चाहिए? एक सब्जेक्ट को फ्लिप करूंगा, बजाय X और Y एक्सिस के मैं ट्राइंगल लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ट्राइंगल के 3 कॉर्नर है। याद रखने के लिए समझो कि सबसे पहले ये समझने की जरूरत, अगर एक इंडस्ट्री में बेच रहे हो तो शायद काम बहुत आसान है, क्योंकि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस व्यक्ति का KRA, उसकी रोल को समझ में आने लगेगा आपको। तो डेजिग्नेशन से इतना तो समझ में आता है कि ये फंडामेंटली क्या कर रहा होगा। आज AI टूल यूज करके आप उसका या सारा हिसाब किताब निकाल सकते हो कि उसका बेसिक KRA क्या होगा। शायद KRA में उसकी नीड भी छुपी हुई है, उसकी नीड छुपी हुई है। तो अगर वो परचेज वाला है तो परचेज वाले का काम क्या है फंडामेंटली, कि उस चीज को, प्राइस को तोड़ना, करेक्ट है ना, उस क्वालिटी में तोड़ना, उसके लिए क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। कई ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जहां पर क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग। तो ट्राइंगल में मैं इसलिए कह रहा था कि पहले तो स्टेक होल्डर में ये समझो कि 3 तरीके के कौन स्टेक होल्डर हैं। पहले कॉर्नर पर वो स्टेक होल्डर हैं जो आपको अकाउंट में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो सिर्फ खबर देते हैं, वो बाइंग प्रोसेस में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो अपने कोई अनुभव से बताओ ऐसा कोई किस्सा जहां पर आपको एंट्री मिली अकाउंट के अंदर, डेजिग्नेशन उसका CEO भी हो सकता है। लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि डेजिग्नेशन से स्टेक होल्डर मैपिंग करी जाती है। तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो उस कंपनी में काम करने वाला हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, आपके ऊपर वाले फ्लोर पे रहने वाला आदमी हो सकता है। कोई एक एग्जांपल जहां पर आपको अकाउंट में एंट्री मिली हो, मैं उसको फिर नाम दे देता हूँ ट्रायंगल में। ये कौन है? ये बंदा कंपनी का था ही नहीं,
right? It's a pharmaceutical company, and we have a contract with them. A person working in some other company that the person had a great experience, okay, and we consulted them well, the problems got solved and stuff like that. That person referred to the HR head of this company. So इस ट्रायंगल में आप इस रेफरेंस को, क्योंकि वो तो कंपनी में काम करता ही नहीं है, राइट? एंड आफ्टर दिस HR head experienced it, they also did we are doing a good job with them as well, and teams are working on it. In fact, one of the projects you have been part of, right? So let's pick up that example. तो ये ट्रायंगल में अब ये where will this individual sit? ये व्यक्ति आपको खाली एंट्री दे रहा है, करेक्ट। इसके साथ नीड आपको क्या करनी है, आपको पूरे अकाउंट मैपिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति, आसान एंट्री देने वाला ये व्यक्ति है। करेक्ट। यहाँ पर आपको फीचर्स क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन लेने में ईज है, करेक्ट, क्योंकि ये बाहर का आदमी है। तो अगर मैं इसका अकाउंट मैनेजमेंट प्लान बनाऊं तो मैं इस व्यक्ति से जितनी इन्फॉर्मेशन फेच कर सकता हूं उतनी इन्फॉर्मेशन फेच करूंगा अबाउट हु इज हु इन द अकाउंट। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी में है नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन देने में इसको इजीली दे सकते हैं। ठीक है, कई बार ये कंपनी के बोर्ड मेंबर्स भी होते हैं। करेक्ट। दूसरा व्यक्ति है कि इससे अगर मेरे को ये पता चल जाए कि यूजर डिपार्टमेंट कौन है, मेरी जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, जैसे कंसल्टिंग की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कौन है, तो बिजनेस ओनर है अगर छोटी कंपनी है, शायद CEO है जो अगर बड़ी कंपनी है, क्या चाहता है, उसकी बेसिक नीड क्या है, और इसकी किसकी सुनता है, किसकी नहीं सुनता है, कौन अकाउंट है, क्या है। एंट्री लेने के लिए अगर मेरे को गेट बनाना हो तो ट्रायंगल में ये एंट्री लेने के लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है। ठीक है, यूजर डिपार्टमेंट के साथ नो नॉनसेंस डिस्कशन तैयारी करके जाना पड़ेगा आपको ये समझने के लिए कि उसकी प्रॉब्लम्स और नीड्स क्या हैं। करेक्ट। ठीक है, और दोनों रूट हैं। पुराने ज़माने में या कई लोग ये कहते हैं कि आपको हमेशा टॉप से जाना चाहिए, सबसे ऊपर वाले आदमी से मिलना चाहिए और उसके बाद नीचे आना चाहिए यूज़र डिपार्टमेंट के पास। मैं ये कहता हूँ कि बोथ वेज चलता है। आप ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप डिसीजन मेकर के पास जाएंगे तो आप डिससेटिस्फैक्शन वाले व्यक्ति के पास नहीं जा सकते, आप दोनों तरीके से जा सकते हैं। अगर आप नीड वाले के पास जा रहे हैं जिसकी यूज़र डिपार्टमेंट की नीड है तो आप उसके पास जाइए और आप उसकी पूरी नीड समझिए और उसके साथ मिलकर जॉइंटली को क्रिएट वो स्टोरी डिसीजन मेकर के पास। अगर आपके पास डायरेक्ट रेफरेंस ऐसे आदमी के पास आया जो बिजनेस ओनर है, करेक्ट, तो आप वहां पर प्राइमरीली ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि उसका विजन क्या है। उसका समय खराब मत करो ये समझने के लिए नीड क्या है, क्योंकि अगर आप डिसीजन मेकर के पास प्योर नीड आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस लेकर जाते हो तो इट शोज पुअरली ऑन यू, बिकॉज कई बार ऐसा लगता है कि इसको शायद समझ नहीं है या माल बेचने आया, माल बेचने के लिए आया, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, लेकिन पता लगाने की कोशिश करो कि किसके साथ हम मिलकर ये को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर को क्रिएट करके सोल्यूशन बनाते हैं तो मैंने हमेशा देखा है कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा रहता है। अगर उनका यूज़र डिपार्टमेंट हमारे साथ है, हमारी तरफ है और हमारा कोच बनकर उसको बेचने की कोशिश कर रहा है तो सेलिंग, क्योंकि डिसीजन मेकर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि रिस्क है, और अगर उसको लगता है कि मेरी नीचे की टीम मेरी टीम अलाइंड है, हाँ ऑब्वियसली इसको ये परसेप्शन नहीं देना चाहिए हमको कि ये मैंने नेविगेट करने के लिए किया और मेरी ट्रस्ट बिल्डिंग वॉक है। उसको हार्ड नहीं लगना चाहिए कि इनके नीचे वाले के साथ इसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। हार्ट हैज टू बी एट द राइट प्लेस। तो एक तो एंट्री का ट्रायंगल हो गया, एक हो गया यूजर डिपार्टमेंट और एक हो गया डिसीजन मेकर। ओके, तो ये तीन एंगल है। रूट में अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे मेरा ओपिनियन कि सबसे आसान रास्ता अक्षय तुम्हें क्या लगा, तो मैं हमेशा ऐसे लोग ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिनसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि अगर आप सवाल बेसिक जानकारी के यूजर डिपार्टमेंट से पूछने की कोशिश करते हैं तो उसको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन दैट हु गेट्स मोर बेनिफिटेड इफ यू आस्क दिस background related questions to a person who's a decision maker or a user department, तो उनका टाइम वेस्ट होता है। इसको सेलर को तो फायदा होता है, उसको बताने में कुछ फायदा नहीं होता, और उसको ये भी लगता है कि आपने बैकग्राउंड प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से शायद नहीं करी है। कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड राइट नाउ? हु गेट्स मोर बेनिफिटेड व्हेन यू आर आस्किंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टू अ डिसीजन मेकर और लेट्स से अ यूजर डिपार्टमेंट? अल्टीमेटली फायदा किसको हो रहा है? सेलर को हो रहा है, क्योंकि और पूछने में भी आसान होते हैं। तो नॉर्मली सेल्स वाले क्या करते हैं, वो ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसके बाद माल बेचना शुरू कर देते हैं।
जो डिसीजन मेकर है उसका टाइम कीमती है, वहाँ पर कॉन्वर्सेशन जो है वो उस डिसीजन को ना लेने के इम्प्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा होना चाहिए, बजाय इस बात को पता करने की कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी चल रही है। और सो अगर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को एक नटशेल में पूछ लिया जाए, इसका मतलब है कौन से सवाल किस आदमी को पूछने, इसकी अकल होनी, इसकी समझ होनी। एब्सोल्युटली राइट, वरना एक रिटन फॉर्मूला है, उसी को यूज नहीं कर सकते। करेक्ट। Great. So this takes us to, I'm also now looking at certain questions here that the team is also curated, because these questions have also come from a lot of consulting that we do, and the sales teams that we consult there, they are also asking this question. And one of the question that has come up is, how do you decide whether a client is a true key account or just a big customer? शायद पहले वाले पार्ट में कवर किया था। हाँ जी कि 4 फैक्टर्स को ध्यान रखो सिंपली। अच्छा, ठीक है, अगर सिंप्लीफाई तो वो फ्रेमवर्क अगर ध्यान में रख जाए तो प्राइस, रिस्क, टाइम, हैसल, उसकी बाइंग डिसीजन को देखने की कोशिश करें। और बिग की डेफिनेशन शायद हर कस्टमर के लिए डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट बदल जाती है। आपका ए कैटेगरी, आपका बी कैटेगरी, आपका सी कैटेगरी बदल जाता है, आपका इम्पोर्टेंट या बिग कस्टमर बदल जाता है। अगर खाली रेवेन्यू की मैट्रिक्स पर आप लेके चलते हो तो शायद गड़बड़ हो सकती है। अगर शायद कई बार आपको हाइब्रिड मॉडल लेना पड़ता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी को भी साथ में लेके चलते हो। आप वैल्यू के बेसिस पर लेके चलते हो कि आप कितनी वैल्यू जनरेट कर सकते हो। कई बार आप नॉन डिसीजन लेते हो कि आप एंट्री ले रहे हो अकाउंट के अंदर, पर पैसा नहीं बनाओगे क्योंकि आप उसके बेसिस पर बहुत कुछ कर सकते हो। करेक्ट। कई बार आप एफर्ट की मैट्रिक्स को लेकर चलते हो कि मैं इसमें कितना एफर्ट डालूंगा और कितना रिटर्न आएगा। तो मेरा मानना ये है कि अकाउंट की डेफिनेशन प्लेन सिंपल नहीं है। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, पैसे के हिसाब से अपने मैट्रिक्स को डिवाइड करते हैं और वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसने 80-20 में कन्वर्जन किया है, और बाद में कई बार आंखें खुल जाती हैं कि पोटेंशियल भूल जाते हैं और पैसे भूल जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी भूल जाते हैं, वैल्यू भूल जाते हैं कि कितनी निकल के आ रही है उसके अंदर से। सो let us go to a question which is very operative in nature but very important. I think हर sales वाला, including you, me, everybody must have faced this issue, right? In one account, अब मेरे पास वो अकाउंट है, मैं उनको सर्व कर रहा हूँ और ये बार बार बोलते हैं मेरे को रेट कट करो, रेट कम करो। एक तो उसे कैसे हैंडल किया जाए और उसे कब कट किया जाए, राइट? वरना आई एम सर्विंग समबडी एज, क्या बोलते हैं उसको, खैरात इज द वर्ड, आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड, बट मुझे ना प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे और कस्टमर को जो चाहिए वो मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे पास वो अकाउंट पहले से है और मैं वो लूज नहीं करना चाहता। तो सवाल, आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें और कब डिसाइड कर ले कि भाई राम राम है, आपसे अब नहीं हो सकता हमारा, वो कैसे करें? सो पहला वाला पार्ट कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं, कुछ ऐसे की अकाउंट्स हैं जो आपके की अकाउंट्स रहे हैं लेकिन अब कह रहे हैं कि पैसे कट करो, मेरे को मैंडेट आया है 5% का, मैनेजमेंट चेंज हुआ है 10% का। किसी भी गार्ब में ये क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। शायद ओनर अगर आप हैं और फाउंडर मेंबर हैं तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि आप इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के हिसाब से आप प्रोडक्ट साइकिल में कहाँ पर हैं, और अगर वो आप पीक पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद मान लीजिए आप लेड एसिड का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आज लिथियम आयन या उससे ऊपर की बातें हो रही हैं और आप सोच रहे हैं कि जो की अकाउंट था वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, तो आप कंसल्टेटिव सेलिंग की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक की अकाउंट आज है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग की अकाउंट रहेगा, वो स्लाइड डाउन करेगा पीक पर पहुंचकर, क्योंकि उसके पास और बहुत सारे नए ऑप्शंस आ सकते हैं। शायद सोचने की बात ये नहीं है कि उसको कैसे हैंडल करें, सोचने की बात ये है कि आपकी रणनीति ठीक है कि नहीं है, और आपको शायद इनोवेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने नए प्रोडक्ट को उस लाइन में कराना पड़ेगा। क्योंकि एक साइकिल है, वहाँ तक पहुँच गया और उसके बाद कोई डिफरेंशिएटर नहीं रह गया और प्राइस ही रह गया, रिस्क का बात ख़त्म हो चुकी है, टाइम का पता है, करीब करीब सब सेम तरीके की डिलीवरी दे रहे हैं,
यूज़र एक्सपीरियंस भी करीब करीब मार्केट में ठीक मिल रहा है और एक रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट हो गया, कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। तो जो वैल्यू बनाने का वक्त है वो पूरा हो चुका है उस पूरी साइकिल में। और अगर ग्रिड वहाँ से स्लाइड डाउन कर रही है तो आपको रणनीति बदलने की ज़रूरत है। और ये आपके लिए बड़ा इंडिकेटर है कि अब आपको या तो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या नए मार्केट में जाना पड़ेगा, अपनी रणनीति को दोबारा से देखने की जरूरत है। सो दिस इज द टाइम व्हेन अगर एक कस्टमर ऐसे बोल रहा है या मेरे मैक्सिमम कस्टमर्स हैव स्टार्टेड, मैक्सिमम कस्टमर्स, सो दैट्स अ ट्रेंड, दैट्स अ ट्रेंड दैट यू आर मुझे सीइंग। समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री में आप ऐसी हैं जहां पर आपको ये लगातार आवाज परेशान कर रही है, आप सोने जा रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरा पीक पीरियड खत्म हो रहा है, तो शायद मैं पर्सनली कहूंगा कि फाउंडर जो है या जो ओनर है वो सेल्स डायरेक्टर है, वो लेजी है। शायद वक्त से पहले उसने सोचना नहीं शुरू किया कि अब मेरे को अपनी रणनीति चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों चीजों से मिलकर साइंस बनती है। एब्सोल्युटली तो अगर रणनीति के हिसाब से देखें तो यहाँ पर रणनीति का खेल ज्यादा लग रहा है। ऑपरेटिव सवाल कि उसको कैसे हैंडल करें, प्राइस के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, सीखा जा सकता है। ठीक है, हर ट्रेड के अपने सीक्रेट्स हैं कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उस पर ना जाकर ये कहूँगा कि अगर ट्रेंड नज़र आ रहा है, अगर और कब एग्जिट करें, ऑब्वियसली आपका अपना डिसीजन है। आपने अगर अपने बॉटम लाइन को इंटैक्ट कर रखा है और आपको लगता है 2 चीज़ों पर मैं पर्सनली एग्जिट कर जाता हूँ। अगर मेरे को वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, सामने वाला कस्टमर कोई ऐसा है जो आपको, अगर मेरी कोर वैल्यू, कंपनी की कोर वैल्यू रेस्पेक्ट है और वो उसको अटैक कर रहा है, तो शायद मेरे को ऐसे बिजनेस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सबका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। ऐसे बेस्ड ऑन द वैल्यूज, बाजार में ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका वैल्यू के ऊपर कोई ध्यान नहीं है और सिर्फ वो प्रॉफिट मार्जिन से नीचे आने पर ये तय कर लेते हैं कि अब मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन बन नहीं रहा है और एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन अगर इवॉल्व्ड बिजनेस बनाना है, इस जर्नी को एंजॉय करना है, तो आई थिंक इंस्टीट्यूशन बनाना है, संस्था बनानी है, तो आपको दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि वैल्यूज वाइब मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। और ऑब्वियसली वैल्यू दोनों तरीके से कह रहा हूँ, वैल्यूज की तरीके से भी कह रहा हूँ और पैसे बनाने के लिए भी, दोनों चीजें जनरेट करनी चाहिए। So you when you were saying कि वैल्यू जनरेट हुई है, नहीं हुई है, and if the margins are dropping down, I would just want the audience to understand and probably search something called as diffusion of innovation. Wow. And we keep talking about it, we use and implement it in various companies as well. So diffusion of innovation ये एक तरीका है जिससे आप मार्केट में कौन से स्ट्रक्चर पे बैठे हैं ये आपको पहले से समझ में आ जाता है, which means that you get time and enough time to make the shift in the marketplace, whether it is a territorial change, whether it is a team change, whether it's a product change, a service change, or whether it's a branding game that you need to probably change. So what to change, अगर आप डिफ्यूजन को, आपकी इंडस्ट्री के डिफ्यूजन को, आपके टेरिटरी के डिफ्यूजन को और आपके प्रोडक्ट के डिफ्यूजन को समझ लें तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। वरना होता क्या है कि यार यही तलवार थी जिससे मैं काट रहा था, अब ये कट क्यों नहीं रहा, ये जो फीलिंग आती है बड़ी होपलेस फीलिंग है, वेदर इट इज सेल्स पर्सन और वेदर इट इज द बिजनेस ओनर, बड़ी होपलेस फीलिंग है कि यही तो प्रोडक्ट चल रहा था पहले, यही तो लोग मांग रहे थे, अब क्यों नहीं मांग रहे। तो ये क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, अब ये तो भूत की जैसा है ना, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यूनिवर्स कितना है, बहुत धंधा है सर, दिस इज सर कस्टमर बहुत है सर। सो दिस बहुत का कोई डेफिनेशन होता नहीं है। सो आई हैव ऑल्सो come to terms that businesses and leaders, typically the sales leaders, who are not ahead of the curve, okay, are typically people who will always face these issues. And most of the time जब हम एक की अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं बार बार, तो एक रिश्ता बन जाता है और वो रिश्ता निभाने के लिए हम निभाते हैं, प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के लिए नहीं निभाते। सो आई थिंक मेरे नीड की जो डिग्री है वो गिर जाती है एंड देन you've not given something new to him. So what is his, I mean, it's a business, right? So if it is the new thing has not come to him, it is not his mistake that he's throwing you out, it is your mistake that you did not find out something that you can serve him better. So that's the way I have looked at it. That takes एक चीज और कहना चाहता हूँ कि रिश्ता एम्बिलिकल कॉर्ड के तरीके से है की अकाउंट में, उसको पता होना चाहिए कि कब छोड़ देना है। करेक्ट। और अगर उससे ज़्यादा आप अटैचमेंट कर उसी की अकाउंट मैनेजमेंट में डिपेंडेंसी रखोगे, डेटा देखना पड़ेगा कंपनी के लिए। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखोगे तो उसके बाद दुख आता है।
So it's as simple as that. It's like giving a birth to a child and letting him go when he's let to go. Absolutely, absolutely. Philosophically is Absolutely. this, so उसको groom करो, उसको बड़ा करो, उसको अच्छा करो, उस process में आप भी लोग enjoy करो. लोग मुझसे कहते हैं कि आप एक तरफ कहते हो कि once an account always an account, और एक तरफ कह रहे हो कि let go कर दो. तो इसमें contradiction है. Correct. और मैं कह रहा हूँ contradiction नहीं है, क्योंकि once an account वो रिश्ता तो हमेशा बना रहेगा ना. Absolutely. उससे लीड्स मिलेंगी, उससे रेफरल्स मिलेगी, उससे भाईचारा मिलेगा, उससे कम्युनिटी बनेगी, उससे एग्जाम्पल्स बनेंगे, उससे सोशल प्रूफ बनेंगे, टेस्टिमोनियल बनेगा, लोग देखेंगे कि उन्होंने कितना ग्रो किया उसकी वजह से. लेकिन उसके साथ कंटिन्यूअसली बिजनेस माइंड करते रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि पैसा बने. जरूरी नहीं है पैसा बने. Okay, fair. What, according to you, this is a personal question to you, according to you, what is that single most thing जिसके वजह से की अकाउंट की लॉन्जिटिविटी बढ़ती है? एक चीज मेरे हिसाब से अगर मैं आगे देख सकता हूँ, अगर मैं अपने अकाउंट में जब मैं जाता हूँ तो मैं लगातार उसके आगे की प्रॉब्लम्स को सोच सकता हूँ, जितना जो भी मेरा डिसीजन मेकर है वो शायद सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है. अब टेक्नोलॉजी का चेंजेस, अगर मैं आगे देख पाऊँ कि मेरे लिए, मैं एक छोटे नहीं कहूँगा, आई थिंक एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर रिटेल का बिजनेस है. ठीक है, आज दुनिया में रिटेल के बिजनेस में वॉक इन को काउंट करने के लिए टेक्नोलॉजी चेंजेस आ गए हैं. करेक्ट. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग बैठाकर रजिस्टर में एंट्री करा रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप एक स्टेज आगे, एक और रिटेल की कंपनी है जहाँ पर विजन ये था कि कितना स्टाफ खड़ा करें, और उस बिजनेस ओनर की भी मैं तारीफ करूंगा, उसको एक फीडबैक दिया गया कि तुम लंदन जाकर अमेजोन का एक ऐसा रिटेल स्टोर देखो जहाँ पर कोई इंसान है ही नहीं, अनमैन्ड है, सब कुछ चल रहा है. तो उससे विजन खुलता है. तो आप लगातार अपने क्लाइंट के जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके आगे की चीज़ों को अगर आप देखते रहेंगे और सोल्यूशन ढूंढते रहेंगे, बजाय सिर्फ इस बात पे इन्वॉल्व करने के लिए कि मैंने क्या बेचा है, तो आई थिंक ये एक स्किल है जो आपको एक मैग्नेट बना सकती है. पीपल विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग टू यू. ये लीड जनरेशन का सबसे बड़ा इनपुट हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे कंसल्टेटिव सेलर के साथ बात करना जो आगे देख सकता हो अपने क्लाइंट के बारे में और सोचते रहे कि उसके आगे की चैलेंजेस क्या हो सकते हैं. अपसेल करने की कोशिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्रॉस सेल करने की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट जेन्युइनली वैल्यू ऐड करेंगे, बिकॉज पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दे बाय यू. करेक्ट. और उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए आगे का सोल्यूशन क्या हो सकता है. टेक्नोलॉजी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट कुड बी एनीथिंग. कई बार आपके रिश्ते के अकाउंट में ऐसे भी बन जाते हैं कि जहाँ पर लोग आपसे पर्सनल सवाल भी पूछते हैं. एब्सोल्युटली. है ना, वो शायद इस डिस्कशन में जाएंगे कि बच्चे का एडमिशन कौन से स्कूल में होना है. तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ के एडवाइज़र बन जाएं, बट हर चीज़ को सुनते रहें, आपके क्लाइंट की क्या नीड्स हैं उसको सुनते रहें और ध्यान से सोचते रहें कि उसका अगला पड़ाव क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ उसको शांति देनी है. So our job, the job of a key account manager is to create reduce the hassles in his customer's life. Absolutely. और and they are buying solutions to their problem. They are not buying products or services. Yeah. I think पहला लेसन जो हमें सिखाया जाता है कि अकाउंट मैनेजमेंट, वो यही सिखाया जाता है, people do not buy products or services. They buy you. वो अगर रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो शायद अपने मदर और फादर के लिए शांति खरीद रहे हैं. अगर वो वीकेंड गेट अवे के लिए फार्म हाउस बना रहे हैं तो शायद पीस खरीद रहे हैं, फार्म हाउस नहीं खरीद रहे हैं. और ये वाली बात एक की अकाउंट मैनेजर को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है. True. So one of the learnings that I had in this process also was जब like you said, people buy people don't buy products or services. Likability is a very important aspect in a a salesman's life also, and a key account more important. If the account stakeholders do not like you, appreciate you, and somewhere during my researches and education and stuff like that, I realized that we have been able to we've typically forgotten that love or contribution, security, significance, achievement are very important emotions that if not catered, you will never be a likable person, right? So
अपनी, सो दिस इज माई रिकमेंडेशन, अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, दैट if I'm not a likable guy, I am not a likable salesperson. I'm not a key account guy who can really work hard. So really produce results. So if you intend to be likable, care about these 4 or 5 things for every individual that you have, because it's a pattern that you should build in yourself. One is make every individual feel secure around you. Make every individual feel appreciative about, around you. Make every individual feel that you are contributing to his life, and make every individual feel that you know the difference between emotions and economics. अगर ये 4 चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल की गई एज अ सेल्स पर्सन मेरे दिमाग में है, देन पीपल डोंट फील that you are selling them, they feel that you are helping them buy. Correct. And the more that happens, sales journey is beautiful. It's a beautiful conversation that keeps happening with people. So I think that is my learning. So I just thought of sharing. जब तक बायोलॉजी रहेगी तब तक लाइकेबिलिटी रहेगी. Correct. क्योंकि बेसिक ह्यूमन नीड है. Absolutely. एंड इमोशनल ब्रेन की नीड है सेमनेस ढूंढना, सेफ्टी ढूंढना, लाइकेबिलिटी ढूंढना, ये रहेगा. एंड नो सिरी or Alexa will ever replace a professional counseling done by a human being. Remember that. No Siri. और इनफैक्ट जितना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है, जितना डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, जितना लोगों की ज़िंदगी में टूल्स आते जा रहे हैं, उतना ही एक सुनने वाले इंसान की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है. True. So in fact, this is a golden age for people to have golden conversations, right? So that will. ग्रे हेयर हैं आपके, ग्रे हेयर से पैसे आएंगे, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ. ज्योतिषी नहीं हूँ, सेल्स वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग ध्यान से सुन सकते हैं, शायद अगर सही डायरेक्शन में वो उनके पास स्किल भी हो, हुनर भी हो, तो वो बहुत पैसे कमा सकते हैं. क्योंकि आज पीस इंसान की ज़रूरत बन गई है. Very good. So let us take this conversation to a level where कहीं radical strategic change कर दिया आपके अकाउंट्स में, या कहीं पे भी, या आपने कहीं कंसल्ट करते वक्त बता दिया कि रेडिकली हमने ये चेंज कर दिया और उसकी वजह से उसकी अकाउंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ. ऐसे कोई अनुभव आप बता सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. छोटी कंपनीज का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एमएसएमई बिजनेस ओनर्स का, तो हमारे पास एक स्टोरी है, और उस स्टोरी में छोटी कंपनी शायद 18-20 करोड़ रुपए से जर्नी शुरू हुई थी. एक रेडिकल चेंज क्या हुआ कि वहाँ पर एक ब्रांड एम्बेसडर को यूज़ करने की हिम्मत आई, जो लोगों को लगता है कि शायद उन लोगों का जागीर है जो बड़ी कंपनीज हैं. तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं. बिकॉज I have started understanding that there are many MSME business owners who are building a product with a name, but they are not building a brand name. तो ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारे रेडिकल इनिशिएटिव्स लिए हैं. कई ऐसे टेरिटरीज खोली हैं जहाँ पर मतलब अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर जोग्राफिकल या मार्केट एक्सपेंशन किया जा सकता है. लोगों को ये सिखाना कि पेनिट्रेशन कैसे करना है, उसकी वजह से ग्रोथ सिंप्लीफाई हुई उनकी. क्योंकि अगर आप सही मायने में ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाई करें, और आज का टॉपिक भी ग्रोथ सिंप्लीफाइड है, तो 4 तरीके हैं धंधे को बढ़ाने के. पहला तरीका ये है कि आप मार्केट पेनिट्रेशन की स्ट्रैटेजी को ठीक तरीके से समझें. यानी आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और उसमें भी पोटेंशियल, एज यू राइटली सेड, कि लोगों को पता ही नहीं होता. बड़ा है धंधा, बड़ा मार्केट है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप उस पूरे पोटेंशियल का कितना इस्तेमाल कर रहे हो. करेक्ट. दूसरा तरीका ये है कि नए मार्केट को ढूंढना, क्योंकि कई बार बड़ी कंपनी छोटी हो जाती है और छोटी कंपनी बड़ी हो जाती है. अगर सही या गलत का डिसीजन सही तरीके से ले लें, तो मार्केट डेवलपमेंट करना सिखाना. तो दूसरा तरीका क्या है? मार्केट डेवलपमेंट करना सिखाना. तीसरा तरीका ये है कि अगर आप ये समझ पाएँ कि मैं प्रोडक्ट को डेवलप कर लूँ, क्योंकि अगर एक बार अच्छा प्रोडक्ट अगर आपने बना लिया तो कंपनी की फॉर्च्यून्स बदल जाते हैं. एक ऐसी नीड जो फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे की है, अर्ली आ गई है मार्केट के अंदर, और आपने पहचान लिया, तो आपकी ग्रोथ सिंप्लीफाई हो सकती है. और चौथा तरीका ग्रो करने का क्या है? डाइवर्सिफाई कर जाना. अगर आपके तीनों मेथड आप एग्जॉस्ट कर चुके हो, तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो. उस लाइन ऑफ बिजनेस को छोड़कर उसके एलाइड लाइन ऑफ बिजनेसेस में आ सकते हो, उसके बाहर जा सकते हो उस सर्कल के. तो ग्रोथ को बनाने के, या रेडिकल जिसको हम बोलते हैं, उसको भी मैं सिंप्लीफाई करूँगा. 4 चीज़ें हैं खाली.
बार बार अलग अलग तरीके से हम उन मेट्रिक्स को दे सकते हैं। और अगर आज योगेश के पसंदीदा 2x2 पे जाएं या मैट्रिक्स पर जाएं तो मैं कहूँगा कि पहले ब्लॉक में है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरे ब्लॉक में है मार्केट डेवलपमेंट, तीसरे ब्लॉक में है अगर आप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करें, और चौथे ब्लॉक में है डाइवर्सिफिकेशन। इन 4 चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, ये आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को 4 बॉक्सेस में सिंप्लीफाई कर सकती है। तो इनके बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करी है कंपनीज की, करेक्ट। हमने उनको आइडियाज़ दिए हैं कि कैसे प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, उसकी साइंस क्या है उसके पीछे, ट्रू। मार्केट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, टेरिटरीज को कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है। और कई बिजनेसेस को कम्प्लीटली जो एम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से फंसे हुए थे, तो लेड एसिड में हैं तो उनको लिथियम आयन में लेके आए, लिथियम आयन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लेकर आए, और धीरे धीरे करके उनको वहाँ से निकाला। क्योंकि शायद यहाँ पर कोच का काम ज़्यादा ज़रूरी है कि एक फ्लाई ऑन द वॉल की तरीके से देखता रहे, क्योंकि वो तो घुसा हुआ है डीप डाइव बिजनेस के अंदर, वो देख ही नहीं पा रहा है उसके बिजनेस में किस चीज़ के चेंज की ज़रूरत है। बट ये क्या ये आपके अनुभव में सेल्स लीडर्स और फाउंडर्स दोनों की दिक्कतें हैं ये? क्योंकि सेल्स लीडर्स भी शायद नंबर्स को इतना चेस करते रहते हैं कि क्रिएटिवली सोचना, मार्केट को एक्सपैंड करना। क्योंकि शायद ऐसे भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डेयरी वाला प्रोडक्ट है, डेयरी प्लांट हो गया, या इथेनॉल का प्लांट हो गया, या फायर सेफ्टी सॉल्यूशंस हो गए। अब ये कोई फ्लैम्बॉयंट बिजनेसेस नहीं है, इनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग, बट ये हाई वैल्यू बिजनेसेस हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट शायद 10-10, 20-20 करोड़ का होता है। अब उसमें सेल्स लीडर्स भी वैसे ही देख रहे हैं, वैसे ही। सो ये एक सेल्समैन के लिए भी ज़रूरी है, क्या एक सेल्स मैनेजर के लिए भी ज़रूरी है, क्या एक की अकाउंट मैनेजर के लिए ज़रूरी है, या एक फाउंडर के लिए ज़रूरी है? क्योंकि ये जो 2x2 आपने बताया अभी, क्या ये हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो ग्रोथ देखना चाहता है धंधे में? जो टारगेट को चेस करेगा वो मायोपिक रहेगा, जो इमीडिएट गोल को चेस करेगा, और जो ग्रोथ को चेस करेगा वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखकर ग्रोथ को चेस करेगा। क्योंकि ग्रोथ के फैक्टर्स को समझना पूरी की पूरी साइंस है। ये समझना कि इशू हो सकता है स्ट्रैटेजी का हो, एंड यू आर राइटली सेइंग, शायद हम समय ही नहीं निकालते क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओनर्स के लिए, या सेल्स हेड्स के लिए, या लीडर्स के लिए एडवाइस है कि कम से कम मिनिमम एक दिन हफ्ते में ऐसा निकालो जिसमें कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस को अपने कैलेंडर पर प्लान करो जहाँ पर सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग के लिए या फ्यूचर के लिए आप समय बिता सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा ब्लॉक करना शुरू करो, तब जाकर आप कुछ कलेक्टिवली सोच पाओगे मिलकर कि आगे क्या करना है। नंबर्स को खाली चेस करते रहोगे और लोगों से गलत सवाल पूछते रहोगे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे हम लोग। आई एम जस्ट टेकिंग, दिमाग में एक सवाल आया। हमने कहा सेल्स साइकिल की लेंथ लंबी होती है की अकाउंट की। आई एम जस्ट पिकिंग द थॉट राइट नाउ एंड देन टॉकिंग कि सेल्स साइकिल की सेल्स साइकिल लंबी होती है। अब शायद जो तरीका मेरा अकाउंट में एंट्री करते वक्त या पहला ऑर्डर लेते वक्त है, वो जो लास्ट पीस होता है जहाँ पे मुझे बार्गेनिंग करना होता है, राइट, जहाँ पे मुझे निगोशिएट करना होता है, क्या डेस्परेशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम लेता है? क्या सेल्स वाला या की अकाउंट मैनेजर फेसेस दिस, और क्या करना चाहिए उस वक्त उसने कि भाई मेरे को समझ में आ गया कि ये ऑर्डर तो आ जाएगी अब ना, कि मैंने 5-6 महीने मेहनत करी हुई है, पर मेरे को सेल्स का प्रेशर भी है, राइट, या फाउंडर रहेगा तो मुझे पैसे का प्रेशर है, सेल्स हेड रहेगा तो मुझे बताना है। वो जो डेस्परेशन है, उस डेस्परेशन को कैसे मैनेज कर? बाहर छोड़ कर आओ, कचरे की गाड़ी में छोड़ कर आओ, MCG की गाड़ी में छोड़ कर आओ, कितनी भी घबराहट हो रही हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है और सर्विसेज नहीं चल रही हैं, आपके ख़राब दिन आ रहे हैं, फाके दिन आ रहे हैं, अगर डेस्परेशन को पहनकर क्लाइंट के अंदर जा रहे हो तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, वो आपके कपड़े उतार देगा। वो आपको ऐसे प्राइस पॉइंट पर ले जाएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत ही सफोकेशन हो रही है। तो अगर सफोकेशन चाहते हो, ऑक्सीजन की कमी चाहते हो, तो खूब डेस्परेट होकर जाओ, अदरवाइज डेस्परेशन छोड़ दो। शायद पहली बेसिक सेल्स ट्रेनिंग में लोगों को ये सिखाया जाता है कि डेस्परेशन आपके लिए डिज़ास्टर बन जाएगा इन द लॉन्गर रन। की अकाउंट मैनेजर के लिए तो अगर डेस्परेशन है बहुत ज़्यादा और ये आदत है, तो शायद आपको
लो वैल्यू सेलिंग में रहना चाहिए, मेरा सुझाव है। उसमें भी कोई खराबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ की अकाउंट मैनेजमेंट या सब कुछ कंसल्टेटिव सेल्स ही है। वहाँ पर भी लोगों ने करियर बहुत अच्छे अच्छे ग्रो किए हैं, बहुत सारे CEOs हैं जो उस रूट से आके बढ़े हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेस्परेट है तो आपको नुकसान होगा। You know, I was having a conversation with a CEO the other day, one that we're consulting, and he asked a question ki, sir, how do you make sure that people stop negotiating with themselves only? ठीक है, मतलब मैंने कहा ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि सर बोलते हैं जब मैं किसी बड़ी ऑर्डर के लिए जाता हूँ, दे आर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, किसी बड़ी ऑर्डर के लिए जाता हूँ, अगर समझो मैंने कोट किया हुआ है 9 करोड़ समथिंग, 9 करोड़ 50 लाख, तो घर से निकलते वक्त ही मेरे दिमाग में सब 2 दिन पहले ही मेरे दिमाग में सब, और मैं कितने में तोड़ूंगा उसको, मैं कितने में हाँ बोलूँगा, कितने में ना बोलूँगा, कितना बार्गेन होगा, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा होता है। एंड ही सेड दैट आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट सेल्फ बार्गेन, okay, and because of this self bargain, every time I go in front of the customer, I am actually getting lower than what I actually decide. So have you also had these kind of experiences? बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हाई RPM मशीन जल्दी वेयर आउट होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा क्लटर दिमाग में एक अकाउंट मैनेजर के हर वक्त इस तरीके का चलता रहता है, शायद उसको किसी और तरीके की एडवाइस की शायद ज़रूरत हो कि दिमाग को शांत कैसे किया जाता है। इमोशनल मैच्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और अगर बहुत ज़्यादा ये क्लटर दिमाग में चलता रहता है तो इट विल शो अप। सो कप में जो होगा वो बाहर तो कॉन्वर्सेशन के आराम निकल के आएगा ही आएगा 100%। तो इस सेल्फ बार्गेन को शायद ख़त्म करने का तरीका एक सही व्यक्ति जो गाइड कर सके इमोशनल मैच्योरिटी को कैसे बिल्ड किया जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड की जाए, ये सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि पेशेंस में आदमी टूट जाता है कई बार। और डेस्परेशन का एक और कारण भी देखा है मैंने, जब फनल वीक होती है। तो अगर फनल वीक होगी तो आपको, इफ़ यू आर पुटिंग ऑल एग्स इनटू वन बास्केट, आई हैव सीन, हम डैशबोर्ड देखते हैं बोर्ड में बैठकर, और वहाँ देखते हैं कि 6% शुरुआत के कस्टमर्स 100% बिजनेस दे रहे हैं, या 80% बिजनेस दे रहे हैं, 90% बिजनेस दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। तो वहाँ पर एक घबराहट ये रहती है कि अगर ये चला गया तो सोते वक्त ये सोचते रहते हैं चला जाएगा तो क्या होगा, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, फिर वो अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि वो चला जाए। तो अगर फनल मजबूत होगी तो आपके पास ना कहने की ताकत आएगी, आप वैल्यू को चूज कर पाओगे। बट अदरवाइज अगर आपके पास कुछ आई नहीं तो फिर आप क्या निचोड़ोगे उसके अंदर से। Okay, this takes me to the next question. Again, a question that would want your personal experience. Have you lost a client? Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. And what were the steps that you took after that? I think जैसी पर्सनैलिटी है मेरी, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। I reflect a lot. If I am losing a client, I see that which system failed because of which I have lost the client. I don't get into the paralysis of analysis, किसकी वजह से चला गया। ठीक है। तो मेरा एक कंसिस्टेंट सवाल रहता है that there is some system that failed because of which I lost this client. ठीक है। किस स्टेज पर गया, सर्विस की वजह से चला गया, या रिश्ता नहीं बनाया, या कमिटमेंट पूरे नहीं हुए, या टाइमलाइन पूरी नहीं हुई, डिलीवरी। और कोई भी क्लाइंट अगर फनल से चला गया है, एक चीज़ पे मेरे को बिल्कुल दुख नहीं होता अगर वो इस बात पर चला गया कि मेरे को उससे आपसे सस्ता मिल गया। हाँ। तो वहाँ पर मैं ये जानकारी तो हासिल करता हूँ कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पोलाइट रिफ्यूज़ल है, क्योंकि मैं शायद वैल्यू नहीं ऐड कर पाया। ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करता हूँ, और मैं हमेशा सिस्टम को फोकस करता हूँ कि व्हाट सिस्टम फेल्ड बिकॉज ऑफ व्हिच आई लॉस्ट दिस क्लाइंट। ओके, दिस इज द की क्वेश्चन। दिस इज द की क्वेश्चन टू आस्क। सो व्हाट सिस्टम, एंड ये जो सवाल आपने, यू नो, व्हेन वन क्वेश्चन दैट यू सेड कि शायद आपसे सस्ता कुछ मिल गया मेरे को, व्हिच आल्सो मींस दैट एज ड्यूरिंग माय सेल्स प्रोसेस आई वाज नॉट एबल टू क्रिएट द वैल्यू। 100% कोई ना कोई सिस्टम फेल हुआ, मैं वैल्यू नहीं कर पाया, या शायद मैं स्कैन ही नहीं कर पाया कि इसकी नीड क्या है, राइट, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कोई सिस्टम फेल हुआ। और जो भी सिस्टम फेल हो, अगर वो मुझे डायग्नोज कर लिया हमने कि क्या है, तो कोशिश करता हूँ कि आगे इम्प्रूव करें। इससे ज़्यादा ये जर्नी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएं। अगर कोई बड़ा अकाउंट जाता है तो और ज़्यादा डायग्नोसिस की ज़रूरत है, और सॉलिड फूल प्रूफ दिमाग में गेम्बा वॉक करने की ज़रूरत है।
कि स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा क्या flow में हुआ क्या था हुआ था, क्या हुआ था वो जिसकी पेपर वजह से पे लाके फिर ताकि diagnose करना। आगे आने वाले अकाउंट्स में उस तरीके की दिक्कत ना हो। अगर ये ऐसी स्टेज पर है कि सर्विस रिकवरी हो सकती है तो करनी मैं चाहिए। हाँ पूरी जान झोंकनी चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्केप्टिसिज्म की वजह से हो गया कि वो बात कह ही नहीं पाया, आपने ऐसा रिश्ता ही नहीं बनाया। कई बार हम क्या करते हैं, क्लाइंट एक्वायर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने की अकाउंट मैनेजर लगा तो रखा है, वो देख लेगा सारा का सारा, और वहाँ पर कोई बेवकूफ़ी की मिस्टेक हो सकती है। तो इस वक्त लीडर का सही टेस्ट है, अगर वो बिजनेस ओनर है, छोटी कंपनी है, या सेल्स हेड है, या सीईओ है, तो उसको वहाँ जाना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि वहाँ से आपको मार्केट फीडबैक मिलेगा सुनाई देगा और समझने का कोशिश करेंगे। अगर सर्विस रिकवरी हो सकती है तो करना चाहिए, क्योंकि उससे टीम का कॉन्फिडेंस आता है कि सिस्टम सही है। बट अगर आपको लगता है कि सिस्टम फेल है तो किसी भी हद तक जाइए, अगर उसको अपोलोजाइज कर सकते हैं तो अपोलोजाइज कर सकते हैं। अगर पॉलिसी में कुछ रिकवरी के स्टेप्स आपने ले रखे हैं लिख रखे या हैं तो कमिटमेंट use कर कीजिए। रखा है, यहाँ पर आपका रियल टेस्ट है Real ब्रांड you प्रॉमिस बाहर निकलता है। ब्रांड प्रॉमिस का टेस्ट है। ब्रांड प्रॉमिस का टेस्ट ये है कि आपकी वैल्यू का टेस्ट ये है कि आपने क्या कमिटमेंट किया था और आपने क्या डिलीवर किया। और छोड़िए मत अकाउंट्स को, क्योंकि एक्वायर करने में बहुत मेहनत लगती है एक लार्ज अकाउंट को, और अगर हम ऐसे मिनिमाइज करते रहेंगे तो फिर हम विशेष सर्कल में फंस जाएंगे। True. So this episode is going to go into the next phase of it, which is sales key account management ka second phase, which will deal with technology, which will deal with CRMs, which will deal with sales trainings, hiring of the salesperson, a lot of those aspects of sales management. But fundamentally, right now it's time for rapid fire. We will ask some quick, tough questions to Akshay, and I'm sure you will be happy to answer them, right? Sure. So, question number one is what is the biggest blind spot that sales leaders have today? They forget focusing on people development. The focus on people development is क्योंकि अगर बहुत सीनियर आदमी है और बोर्ड से प्रेशर आता है तो वो भूल जाता है कि लोग करेंगे और खुद करने की कोशिश करने लगता है। Okay. So वो मजाक में हम कहते हैं trying to be your own grandfather. हाँ, right? वो पर्वत उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। So develop your team. That's the वो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, वो छोड़ देते हैं, प्रायोरिटी में नीचे चला जाता है, मार्केटिंग पर फोकस करते हैं, टारगेट पर फोकस करते हैं, डैशबोर्डिंग पर फोकस करते हैं, रिव्यू पर फोकस करते हैं, बट ये नहीं ध्यान देते कि जो पेशेंस रिक्वायर्ड है टू गेट गुड पीपल, टू कीप देम, टू डेवलप देम, भूल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। ओके, अ सेल्स टीम फेल्स व्हेन द लीडर इज ब्लाइंड, ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन टीम मेंबर्स। एक लीडर की KRA को अगर मैं लिखूं और उस तरीके से नहीं लिखूं जैसे HR वाले लिखते हैं, तो मैं सिर्फ 3 काम लिखता हूं: गेटिंग गुड पीपल, कीपिंग देम एंड डेवलपिंग देम, और इसमें पूरी की पूरी जर्नी उसकी खत्म हो जाती है। So if the statement has to be read, it has to be read this way: a sales team fails when the leader stops hiring good people, keeping them and developing them. So yeah, good one. Okay. What's one hard truth about sales that nobody likes to admit? अपने आप को खुदा मत समझो। आई थिंक गलती होगी, क्लाइंट जाएंगे, और धीरे धीरे कोशिश ये करो कि इट्स अ जर्नी, इट्स अ एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी लीडर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। एक चीज़ जिसको ध्यान रखना है, लगातार अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए मेहनत करते रहनी है। It's just 2-3 images came to my mind right now while I asked this question when you responded. I have seen people on Facebook ads and Insta ads and चिल्ला के बात कर रहे हैं, and कि why this is right and stuff like that. But is this only a showcase phase, or I'm sure they are great human beings, but is this a showcase phase कि आज मार्केट करने के लिए इतना ताव में बात करनी पड़ती है? Is this what is your experience? ये फेयर तो है। एक बार आप देखो, जितने लोग सक्सेस पिरामिड में ऊपर जाते हैं उतने ज़्यादा इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं, और ज़ोर से चीखता वो है जो इनसिक्योर होता है, ऐसा मेरा मानना है। Okay. If a salesperson is not performing for 3 months, what would be your first step? Depending on kind of business. तो मैं फोकस 3 months पर नहीं करता हूँ। ठीक है। As I earlier said, getting them, keeping them and developing them is important. तो
डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जहाँ पर पहली सेल 9 महीने में आती है, तो शायद 3 महीने की बात इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप फंडामेंटली उनको देख सकते हो कि किस एरियाज की वजह से ऐसा हो रहा है, आप उसको ट्रेन कर सकते हो, सिखा सकते हो दोबारा। आप उसको पर्सनल गाइडेंस दे सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, एक्सटर्नल फैसिलिटेशन की हेल्प ले सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव वीड्स को भी कई बार हटाना पड़ता है। तो टफ डिसीजंस आर अ पार्ट ऑफ लीडरशिप जर्नी, लेकिन वो शायद लास्ट ऑप्शन है। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पॉलिसीज डिफाइन होनी चाहिए। तो किसके लिए 9 महीने, किसके लिए 12 महीने, किसके लिए 3 महीने में वो ट्रिगर होगा, वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके कल्चर को भी बताता है किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्ड कर रहे हैं। इफ यू हैव अ बायस टूवर्ड्स लॉयल्टी ओनली, देन यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन। मैं छोटी कंपनीज में देखता हूँ कि एब्सोल्युटली अनप्रोडक्टिव आदमी है, लेकिन हम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से साथ है। तो अगर बायस रखना है तो परफॉर्मेंस की तरफ बायस रखो, और पॉलिसी में डिफाइन कर लो ऑर्गेनाइजेशन में कि हम कितने टाइम में कौन सा डिसीजन लेंगे। तो शायद 3 महीने बाद ट्रेनिंग का डिसीजन लेंगे, सेकेंड क्वार्टर में शायद उसको पर्सनल कोचिंग और गाइडेंस का डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आपने नेगेटिव, एक पुराने टाइम में मेरे गुरुजी कहा करते थे कि अगर आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा, अगर नीम का बीज बोओगे तो नीम मिलेगा, और अगर कोई बीज नहीं बोगे, कुछ भी नहीं करोगे ऐसे लोगों के साथ, तो आपको जंगली घास या खरपतवार मिलेगी। तो अगर आप नेगेटिव वीड्स ख़त्म नहीं करते हैं, इसको लोग ख़राब मानते हैं, कहते हैं फायरिंग का कल्चर है। नहीं, फायरिंग के कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिना सोचे समझे किसी को निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के करियर को इस पॉडकास्ट में मैं नहीं खेलने की बात कर रहा हूँ। बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, लेकिन वो करना ज़रूरी है। नेगेटिव 10% होगा, नेगेटिव 20% होगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी का डिसीजन है। लेकिन अगर आप रिमूव नहीं करोगे तो आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। आप एक ऐसा कल्चर बिल्ड कर लोगे जहाँ पर आपको बहुत सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग हैंडल करनी पड़ेगी। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू बैलेंस प्रेशर वर्सेस मोटिवेशन व्हाइल यू मैनेजिंग अ टीम? सो दोनों का फाइन बैलेंस है। और प्रेशर वर्ड ना यूज़ करके मैं अगर कहूँ कि मैं टास्किंग कर रहा हूँ उस व्यक्ति के साथ, तो शुरुआत में ऐसे लोगों के साथ जो नए इंडस्ट्री में आए हैं, जिनकी उस काम को करने की तैयारी नहीं है, तो शायद स्टाइल डिफरेंट अप्लाई करना पड़ेगा। शायद जो टास्क का कंपोनेंट है या टीचिंग का कंपोनेंट है या सिखाने का कंपोनेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे रेडीनेस बढ़ती है इंसान की, वैसे वैसे रिश्ते की, रिलेशनशिप की, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। इसका रिवर्स तरीका बताऊं तो अगर कोई आदमी को बहुत अच्छा काम आता है ना, तो ज़बरदस्ती उंगली मत करो उसके साथ, ज़बरदस्ती उसको परेशान मत करो, ज़बरदस्ती टास्किंग मत करो, क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट स्टाइल वो है टास्किंग है। अगर आप वो कर रहे हो तो गड़बड़ करोगे। क्योंकि अगर मेरा एक टीम मेंबर है जिसको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, और आप उसके सर पर खड़े होकर तांडव करोगे, नाचोगे, तो वो चला जाएगा और फिर आप परेशान होते रहोगे। करेक्ट। तो कहाँ मोटिवेशन करना है और कहाँ टास्किंग करनी है, रेडीनेस लेवल्स पे डिपेंड। प्रेशर इज अ नेगेटिव वर्ड, कई बार उसके साथ नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच हो जाता है, लेकिन शायद कौन, क्या, कैसे, कहाँ, और ये जो सवाल हैं वो शुरुआत में रेडीनेस में ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे रिश्ता, जैसे जैसे काम पर आदमी को आ गया, तो वैसे वैसे आपको ढील देनी चाहिए और धीरे धीरे करके काम कर देना चाहिए। करेक्ट। What are the next question is the top 5 things why top performers leave a company? मेरे हिसाब से फंडामेंटली एक तो गैलप की फेमस सेइंग है कि पीपल डू नॉट लीव ऑर्गेनाइजेशन, दे लीव देयर मैनेजर्स। आई थिंक टॉप 5 की जगह सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस करना चाहिए कि लोग अपने मैनेजर्स को, अपने सुपरवाइजर्स को छोड़ते हैं। दूसरी इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर 2 सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और 2 सेब रखे हुए हैं, एक सेब 14 दिन में सड़ रहा है और एक सेब 7 दिन में सड़ रहा है, तो अगर सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट से सवाल पूछोगे तो वो चेक करेगा कि उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है। अब ऑफिस के एनवायरनमेंट का मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? अगर वो रिस्पेक्ट है, सारी वैल्यूज़ को आप जी रहे हैं या दिखा रहे हैं, ठीक है। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रिकॉग्निशन है। अगर उस व्यक्ति को छोटा छोटा अप्रिसिएशन के लिए भी, मैंने देखा है लोग लाखों रुपए इंसेंटिव कमा रहे हैं कंपनी के अंदर, फिर भी खुश नहीं है।
क्योंकि उनको किसी भी तरीके का कोई भी रिकॉग्निशन कंपनी के अंदर नहीं मिल रहा है। तो बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में जो अर्लियर पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में आपने बात करी थी, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या पैसा इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस, बट आई थिंक ये ह्यूमन नीड्स जो हैं वो बाईपास कर जाती हैं बाकी सारी चीज़ों को। तो मैं टॉप 5 की जगह टॉप 3 बोलूँगा कि पहला मैनेजर कौन है, दूसरा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, तीसरा एनवायरनमेंट कैसा है। इन बातों का ध्यान रखकर आप लॉन्गर रन में अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। Very good. You've got 30 seconds now, and to tell me one advice that you wish to give to every business owner who's trying to build his dreams. Okay, कि सेल्स टीम बनाते वक्त यार ये चीजें कभी गलती नहीं करना। सेल्स टीम बनाते वक्त हाँ जी। तो सेल्स टीम बनाते वक्त हमेशा मैं जो पर्सनल एडवाइस देता हूँ वो ये देता हूँ कि एक तो लर्निंग एबिलिटी को देखने की कोशिश करता हूँ, और दूसरा एटीट्यूड को देखने की कोशिश करता हूँ इंटरव्यू करते वक्त। और वो क्या टूट जाएगा अगर मैं हार्ड क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि मैं टाइपकास्ट करके पर्सनालिटी टेस्ट को रिकमेंड नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ऐसी पर्सनालिटी के कॉम्बिनेशन को देखें, क्योंकि दुनिया में लोगों को मिलने के बाद लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। तो मैं यही कहूँगा कि लर्निंग एबिलिटी देखिए, एटीट्यूड देखिए, और वैल्यूज़ का अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखिए। अगर आप ये चीज़ें देखेंगे, शायद सीखना पड़ेगा कि ये कैसे देखते हैं या कैसे पता लगाते हैं, या स्पेशलिस्ट की गाइडेंस लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर ये 3 चीज़ें देखते हैं तो आप बाकी स्किल्स या नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर वो रेडीमेड मिल रही है इंडस्ट्री से लेते वक्त तो प्लस है। Very good. So now that we're coming to the fag end of episode 1 of Key Account Management, the next episode, because this is a lengthy one and the subject also is lengthy. So next for the audiences, let me also commit that next episode is going to come on technology, CRMs, more deeper insights on how sales team needs to be developed and trained, how to hire them. What's the sales leader's role in the entire process? And the sales management subject is going to be there on Growth Simplified for the next time also. So along with my friend Dr. Akshay Seth, who's going to give us a lot of more inputs on this. Key account management पे आपको और कोई भी सवाल हो, please write it down in the comments and ask us. We are more than happy to respond to them, because धंधा तभी बढ़ता है जब माल बिकता है। करेक्ट। माल तभी बिकता है जब टीम साथ होती है, सही लोग साथ होते हैं। एंड फॉर ऑल ऑफ यू आई विश अ ग्रेट सक्सेस। ग्रोथ सिंप्लीफाइड इज अ चैनल दैट इज completely dedicated to 12 aspects of growth. Okay, and in the next episode I'll tell you all the 12 aspects of growth, and making sure that all of us are growing. And these concepts that are more foreign in nature to a lot of people, right, are easy to access. Typically, the founders and business owners, जिनको ये शायद ऐसे लगता है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों का फैड है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये आसानी से हम अपनी कंपनियों में भी आसान तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट एज वी सेड, today's subject was key accounts. Thank you, Akshay, for coming. Thank you very much. Spending our time. We are shooting on a Sunday today. You've come down from Gurgaon, so thank you very much for that. And let's wait for the next episode. And I'm going to extract the best out of you. Looking forward. Thank you. Thank you very much.